हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो हमारा बहुत स्पेशल है क्योंकि आज एक तरह से है पेडागोजी का रिवीजन और इस रिवीजन क्लास में आपका सारा जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ लास्ट में हम करेंगे टोटल 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व। तो पांचों सेट्स मैंने एक साथ लगाए हुए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। भले ही आपको स्लो लग रहा हो, कुछ लग रहा हो, आप 2x पर देखिए पर पूरा वीडियो देखिए। इस सेशन को करने के बाद आपके पेडागोजी में मार्क्स 10 में से 7 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर आपके गलत भी हुए तो 7 तो ठीक हो ही जाएंगे और आपने ध्यान से देखा, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। क्योंकि पेडागोजी ऐसी बहुत टफ नहीं आती, कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो उन सब की चीजों को हम ध्यान में रख के इस सेशन को यहाँ पे हम समझेंगे, एक दूसरे से समझेंगे। और साथ ही साथ फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं आपको किसी और अपकमिंग वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या है। अगर हम पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो साइंस है क्या। तो जहां भी साइंस के साथ आपके कुछ पॉजिटिव टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वापस से बोल रही हूँ, कुछ पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर जैसे भी साइंस की बात आई तो आप खुद सोचिए, आप साइंस में क्या करते हैं? एक इनोवेशन करते हैं, एक नवाचार करते हैं, एक आप क्या करते हैं, एक नए नए आइडियाज को, अपने अंदर जो आइडिया आया उसको आप टेस्ट करना चाहते हैं। तो जहां भी आपको पॉजिटिव टर्म्स दिखेंगे तो वो सारे टर्म्स आपके किसकी तरफ चले जाएंगे? साइंस पेडागोजी की तरफ चले जाएंगे। और जहां आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे आंसर को क्या कर रहा है, रोक रहा है, बांध रहा है, संकुचित कर रहा है, अब मेरे मतलब मेरे आंसर्स को रोक दे रहा है, मतलब मैं अपने आंसर को एक्सपैंड नहीं कर पा रही हूँ, तो वो सारे आपके नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगे। और जहां भी आपको नेगेटिव टर्म मिले, ओनली वर्ड लिखे, ओनली एक ONLY ओनली वर्ड लिखे, लिखा हुआ दिखाई दे, साथ ही साथ आपको ऐसा दिखे कि क्लोज एंडेड है, या आपको सिर्फ एक डेफिनेशन पे फोकस्ड होना है कि मोशन का लॉ है तो वो सिर्फ फोकस होना है कि सिर्फ मोशन का लॉ आपको समझना है साइंस में, तो वो सारी चीजें आपकी क्या हो गई, एक नेगेटिव पार्ट में आ गया और वहां पे उसको आप टिक नहीं करेंगे, वो आपका रॉन्ग आंसर की तरफ चला जाएगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि साइंस से रिलेटेड है। जैसे कि सबसे बात है कि साइंस जो है डायनेमिक है। अब डायनेमिक के साथ साथ आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड देते हैं और वो वर्ड होता है स्टैटिक, कि मतलब स्थिर। तो अगर जहां पे भी आपको ये वर्ड देखने को मिले स्टैटिक, स्थिर, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये आपका टर्म कैसा है, ये आपका टर्म एक नेगेटिव टर्म है, तो इसको आप बड़ा बड़ा क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि साइंस क्या है आपका, एक डायनेमिक है, डायनेमिक नेचर को बिलोंग करती है साइंस। मतलब साइंस क्या है, चेंज होती है। अगर मैंने कोई लॉ देखा, अब वो लॉ इन फ्यूचर चेंज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसपे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उसको फर्दर एक्सपेरिमेंट करके उस पर फर्दर डिस्कशंस होकर उस पर फर्दर क्या है और भी प्रक्रियाएं जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट करते हैं, वो करके वो लॉ चेंज भी हो सकता है फ्यूचर में। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई लॉ अगर बन गया तो वो लॉ फिक्स है, इसका मतलब वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। इस वर्ड को आप समझेंगे, मतलब कोई भी लॉ अगर बना या कोई भी डेफिनेशन आई या कोई भी रूल बना साइंस का, तो वो रूल क्या बन गया, वो रूल एक बना है, वो डायनेमिक रूल है, मतलब वो रूल इन फ्यूचर जाके वो चेंज हो सकता है। मतलब साइंस क्या है, एक तरह से गतिशील है, आगे बढ़ती रहती है, कहीं कोई चीज फिक्स नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, एक्सपैंडिंग बॉडी है। मतलब साइंस क्या है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी चीज देखा, मैंने कुछ पढ़ा तो वो पढ़ा तो वहीं पर वो फिक्स हो गया। आपने सिंपल, आप अगर अपना एक लेवल को सोच के चले कि आप क्लास 6 में जो साइंस पढ़ते हैं तो क्लास 7 पे उसका लेवल अप होता है, इसका मतलब वो लेवल क्या है, एक्सपैंड हो रहा है। क्लास 8 में वो लेवल और एक्सपैंड होता चला जाएगा, और क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में, और अगर आपने साइंस बैकग्राउंड को आगे भी ऑप्ट किया और साइंस बैकग्राउंड से बीटेक किया, या आप एमएससी की तरफ जा रहे हैं, बीएससी एमएससी की तरफ जा रहे हैं, तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि साइंस कितना एक्सपैंड होता चला जा रहा है समय के साथ। आप साइंस में और भी चीजें पढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइंस एक तरह से विस्तारित है। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड है। अगर मैं कोई प्रक्रिया पढ़ रही हूँ और उस प्रक्रिया को मैं पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैंने उसका रिजल्ट पहले पढ़ लिया और उसका प्रोसेस बाद में पढ़ा, तो मुझे एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर साइंटिस्ट कोई चीज को डेवलप कर रहे हैं, किसी एक एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के पीछे वो पिछला 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 आता 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 जाकर वो फाइनल उनका एक्सपेरिमेंट बन जा रहा है। तो इसका मतलब कि साइंस क्या हो गया, एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है। एक तरह से ऑर्गेनाइज वे में साइंस की सारी थ्योरीज, लॉज या कोई भी कंसेप्शंस वो सब
चलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बात आती है क्यूरियस, कि साइंस क्या है, क्यूरियस है, आपके अंदर एक जिज्ञासा लाता है। अगर आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब में आपका लाइम वाटर प्रेजेंट है, तो उस लाइम वाटर में आपके अंदर आपके टीचर ने बोला क्लास में कि आपको हम आज कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट सिखाएंगे, और उस कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट में आपको अपने मुंह से फूकना है। तो अब एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि अरे फूक करने से हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट तो है किसका, साइंस का। तो साइंस का एक्सपेरिमेंट होने के साथ साथ वो क्या बना रहा है, बच्चे को क्यूरियस बना रहा है, मतलब जिज्ञासु बना रहा है। तो साइंस की प्रकृति क्या होगा, एक तरह से जिज्ञासु प्रकृति का साइंस हो गया, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, अब क्या है, बच्चे के सामने अगर कोई भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी एक जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे के सामने सेम यही एग्जांपल लिया कि लाइमस्टोन, जो ये हमारा लाइम वाटर है, तो लाइम वाटर अगर इस टेस्ट ट्यूब में पड़ा है और उसको फूंक मारी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट दे रहा है, व्हाइट कलर में चेंज हो जा रहा है। तो अब कुछ बच्चे उसमें रीजनिंग लगाएंगे कि मैम हम कोई और गैस भी डाल के देखें क्या, हम क्या इसमें ऑक्सीजन की गैस डाल के देखें, अगर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे ही मतलब एज सच टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं, तो हमारे एयर में तो प्रेजेंट ऑक्सीजन है, तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब एक तार्किक क्षमता को क्या है, डेवलप करता है क्या, साइंस, आपका विज्ञान। साथ ही साथ बात आती है एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब आप एक साइंस में अगर आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन आपको और फर्दर एक्सपेरिमेंट करने में क्या करेगा, मजबूर करेगा, मजबूर नहीं करेगा, उसको आपको क्यूरियस बनाएगा कि आप फर्दर एक्सपेरिमेंट्स भी कर पाए। आई होप मैं इन सारे पॉइंट्स में आपको क्लियर हो पाई होंगी, और ये सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। अगर इनसे विपरीत आपको टर्म मिलता है कि साइंस में एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, या साइंस क्या है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं दे रहा है, तो ये सब क्या हो गए, आपके नेगेटिव टर्म्स हो गए, वो आपके आंसर्स नहीं होंगे अगर आप साइंस पेडागोजी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि अच्छी साइंस विज्ञान मतलब अच्छी शिक्षा विज्ञान की, मतलब गुड साइंस एजुकेशन, ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको ध्यान से देख लेते हैं कि गुड साइंस एजुकेशन या अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या है। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा आपके लिए 3 चीज पे डिपेंड करती है। वो आपके सत्य होनी चाहिए, किसके प्रति, बच्चे के प्रति सत्य होनी चाहिए, आप, और साथ में साथ किसके प्रति सत्य होनी चाहिए, लाइफ की जिंदगी के प्रति, जो आपकी जिंदगी है उसके प्रति सत्य होनी चाहिए। साथ ही साथ वो सत्य होनी चाहिए खुद साइंस के, विज्ञान के प्रति। अब आइए देख लेते हैं इन सब टर्म्स को, क्योंकि टर्म्स को ध्यान से समझिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है ट्रू टू चाइल्ड। अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी साइंस, कोई भी विज्ञान किसके प्रति सत्य है, बच्चे के प्रति सत्य है। इसका मतलब कि अगर बच्चे को मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जैसे मैंने बच्चे को पढ़ाया कि न्यूट्रिशन के चैप्टर से डाइजेशन पढ़ाया, तो अब मैं बच्चे को जब डाइजेशन की प्रक्रिया समझा रही हूँ, तो उस प्रक्रिया को समझने में क्या बच्चा मेरे समझने में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या बच्चे को जो मैं समझ रही हूँ बच्चा अपना एंगेजमेंट दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा, मैं समझा रही हूँ और बच्चा बस ऐसे खुजली कर रहा है बाल में, इधर से उधर ताक रहा है। इसका मतलब कि जब ट्रू सत्य कब होगी बच्चे के प्रति, जब बच्चा कोई चीज को समझने के प्रति अपने को इन्वॉल्व करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। जब वो अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, तभी क्या करेगा, वो फर्दर अपनी थिंकिंग को और एक्सपैंड कर पाएगा, अपनी सोच को बढ़ा पाएगा। तो बच्चा जब इन्वॉल्व होगा, एंगेज होगा, तभी वो आगे एक्सपैंड करेगा अपनी सोच को, और एक्सपैंड करने के बाद वो क्या करेगा, एक मीनिंग निकालेगा। मीनिंग निकालेगा मतलब कि अच्छा हाँ, मैम ने बताया था कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो माउथ में होता है, तो अब फूड का डाइजेशन माउथ में हो रहा है, तो बच्चा अपनी सोच को समझ रहा है, अपने खुद के चिंतन से, वो सेल्फ टॉक से वो अपनी चीजों को समझ रहा है। तो उसने क्या किया, एक मीनिंग निकाला, उस मीनिंग से वो एक अपने रिजल्ट पे निकलेगा, अपना खुद का एक अनुमान लगाकर एक रिजल्ट बनाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर अच्छी साइंस एजुकेशन दी जा रही है, तो वो बच्चे के प्रति क्या है, सत्य होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है ट्रू टू लाइफ। अब कैसे जिंदगी के प्रति सत्य हुई, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर बच्चे को मैं डाइजेशन पढ़ा रही हूँ, तो बच्चा अब खाना खाते समय, खाना खा रहा है, चपाती को च्यू कर रहा है, चबा रहा है रोटी को, तो वो रोटी को चबाते समय ये समझ जाएगा कि अच्छा रोटी है। और मैम ने, मेरी टीचर ने क्लास में बताया था कि रोटी के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के लिए एक और बात बताई थी मैम ने कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुख में स्टार्ट होता है सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से। तो इसका मतलब जो मैं रोटी खा रहा हूं, तो ये रोटी मेरी मुख में क्या है, डाइजेशन इसका होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसने क्लास में पढ़ा, वो क्लास की वो पढ़ाई, वो अपने रियल लाइफ सिचुएशन में उसको सोच रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है।
इसी तरह से अगर उसको मैंने कंबशन का चैप्टर पढ़ाया, तो अब रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन पढ़ाया कि एकदम से कंबशन कैसा हुआ, रैपिड कंबशन कौन सा हुआ, स्पॉन्टेनियस कंबशन कैसा हुआ। तो अब उसको पता है कि अगर मैंने गैस के बर्नर को खोलकर छोड़ दिया और खोल कर छोड़ने के बाद मैंने उसको आग लगाई, तो आग से क्या है, मैं जल सकता हूं, क्योंकि एक रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल हो गया। स्पॉन्टेनियस कंबशन तो वो उसको घर में नहीं मिलेगा सोडियम, तो वो रैपिड कंबशन से ही क्या है, अपनी चीजों को समझेगा। इसका मतलब जो उसने क्लास की नॉलेज ली, मतलब क्लास नॉलेज को वो रियल लाइफ सिचुएशन में यूज कर पा रहा है। आई होप मैं आपके इस पॉइंट को क्लियर कर पाई होंगी। इसके बाद बात करते हैं ट्रू टू साइंस। अब ये साइंस विज्ञान के प्रति कैसे सत्य होगी, तो इससे ये मतलब है कि आप, अगर आपका बच्चा अगर क्लास 5th में है, तो आप अपने बच्चे को क्लास 5th में जाकर डेंसिटी का टॉपिक नहीं बताएंगे। अगर आप बच्चे को फ्लोटेशन बता रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे तैर रहा है पानी के ऊपर, तो उसको आप जाकर बायोएंट फोर्स, आप उसको जाकर डेंसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उसको आगे जाकर क्लास 8 में पढ़ना है। तो इसका मतलब ट्रू टू साइंस कैसे होगा कि एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिस उम्र का बच्चा है उसको उसी उम्र की चीजों को समझाना होगा। अब इसमें एक तर्क आ जाता है, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है, जो मैंने सुना है कि मैम ये बोला जाता है कि बच्चों को उनके एज के हिसाब से पढ़ाओ, पर कुछ बच्चे तो क्लास में ब्रिलियंट है, कुछ बच्चे क्या है, गिफ्टेड है, तो उनको क्या किया जाए। तो उनके लिए आपके लिए आंसर है, ये है कि उनका करिकुलम ही अलग फ्रेम होता है, उनका सारा करिकुलम अलग से होता है, उस हिसाब से उनको वर्कशीट्स दी जाती हैं एक्स्ट्रा, जिससे कि उनका माइंड एक्टिव है, हाईली एक्टिव है, तो उनके हाईली एक्टिव माइंड को उस ढंग से किया जाए, सारा कुछ उनका संतुलन उस हिसाब से चलता रहे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रू टू साइंस में क्या हो गया कि सारा जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं, या हम कुछ उनको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, या हमने कुछ भी बताया, तो उनके एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिस उम्र का बच्चा है उस उम्र के हिसाब से उनको चीजों को पढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि कुछ कौशल जो कि साइंस में होते हैं। अब वो कौशल क्या होंगे, कुछ स्किल्स जो है साइंस के, कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, मतलब लचीलापन। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई लॉ को बना दिया, अगर मैं मान लो कोई साइंटिस्ट हूं और मैंने कोई लॉ को बना दिया, अब मैं उसके लिए अगर कोई फर्दर उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्योंकि हर लॉ पे या हर कोई इतने सारे लैब्स हैं, लखनऊ में लैब्स हैं, मुंबई में लैब्स हैं, आपके बैंगलोर में लैब्स हैं, तो हर जगह लैब्स हैं, तो हर लैब में क्या है, एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पे कोई साइंटिस्ट पहुंचा, अब उसको फर्दर कोई उस पर थीसिस बना के कोई उसको फर्दर उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। ऐसा वो फर्दर करेगा, उसका लाइसेंस उसको मिल जाएगा, पर फर्दर भी उस पर एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो उसका इसका ये मतलब है कि कोई भी अगर लॉ बना, कोई भी अगर थ्योरी बनी, कोई भी आप कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो वो आपका कंसेप्ट क्या है, फ्लेक्सिबल है, आगे वो बदल सकता है। इसका मतलब कि जो साइंस है एक्सपैंडिंग बॉडी है, इससे ये क्लियर होता है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी, कि आप ये सब चीजों, ये जो तीन इसमें टर्म्स लिखे हैं, ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, आप जब क्रिएटिव रहेंगे तभी आप फ्लेक्सिबल होंगे, जब आप फ्लेक्सिबल होंगे तभी आप क्रिएटिव होंगे। मतलब अगर आपके अंदर एक सोचने की क्षमता ही नहीं है, आप अपने चीजों को स्टैटिक रख रहे हैं, आप अपने को एकदम, नहीं भाई मुझे नहीं सोचना, मुझे आगे नहीं करना, मैं तो यहीं पे फिक्स रहूंगा, तब आप कोई चीज क्रिएटिविटी कैसे अपने दिमाग में ला ही नहीं सकते, अपने दिमाग में लॉजिकल थिंकिंग ला ही नहीं सकते। तो इसका मतलब अगर जब आप लचीले होंगे, तभी आप क्रिएटिव होंगे, जब आप क्रिएटिव होंगे तभी आप लचीले होंगे। तो इसका मतलब ये सारे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव टर्म्स की तरफ जाते हैं, किसके, साइंस एजुकेशन में। इसके बाद बात आती है इनोवेशन। इनोवेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी चीज क्या है, नए तरीके से आप सोच पा रहे हैं, तो वो सिंपल चीज है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद आ जाती है कि एनसीएफ और साइंस। एनसीएफ हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये हमारे विज्ञान शिक्षा के बारे में क्या बोलता है। तो आपको आजकल देख रहे होंगे कि बच्चों को एकदम फ्री छोड़ दिया गया है, बच्चों को जो लिटिल साइंटिस्ट वाला जो टैग है उसको बोल दिया है कि भाई बच्चे हमारे लिटिल साइंटिस्ट हैं, अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। क्लास में जाकर अगर बच्चा खेलना चाह रहा है तो वो खेल सकता है, वो फ्री है। इसलिए क्लास में बहुत सारे कॉर्नर्स बनाए जाते हैं, प्ले कॉर्नर्स बनाए जाते हैं। उस प्ले कॉर्नर में अगर किसी बच्चे को नहीं पढ़ना है, जो बच्चा प्राइमरी स्टेज में है, तो वो बच्चा जाकर उस प्ले कॉर्नर में जाकर अपने हिसाब से खेल सकता है। तो इसका ये मतलब है कि बच्चा अपने हिसाब से अपनी चीज को सोचकर अपने हिसाब से चीजों को कर रहा है। तो यही हमारा एनसीएफ बोलता है कि बच्चे को फ्री छोड़ दो, बच्चा अपने हिसाब से सीखेगा, अपने हिसाब से करेगा। जब वो करेगा, उलझेगा उसमें, तब उसके दिमाग में एक सोच बनेगी, एक तार्किक
क्षमता बनेगी, उस तार्किक क्षमता को फिर वो जब वो क्यूरियस होगा, अपने टीचर से आके अपने घर में आकर पूछेगा कि वो चीज़ ऐसी क्यों थी, तब वो क्यों वाले जो शब्द हैं वो बच्चे के अंदर खुद ब खुद आने चाहिए। इसलिए बच्चों को क्या है फ्री छोड़ा जाता है क्लासरूम में कि भाई तुम करो, तुम्हें लिखना है तुम लिखो, तुम्हें ड्रॉ करना है तुम ड्रॉ करो, तुम्हें खेलना है, कूदना है, तुम्हें स्किपिंग करना है, तुम्हें 1-2 वाले जो पूरा एक जो हम लोग लंगड़ी टाँग करके खेलते थे, वो खेलना है तुम वो खेलो, उससे वो नंबर के डिजिट्स ही तो सीख रहा है। वो +2 करके सीख ही तो रहा है कि अगर 1 से वो 3 पे गया, तो वो कितने गैप पे गया, तो वो एडिशन ही तो सीख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ हो गई, हमारे एनसीएफ और साइंस ये बोलता है कि बच्चे को सबसे पहली बात है उन्हें फ्री छोड़ो, दे कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वो अपने पूरी दुनिया को खुद ब खुद खोजबीन उसमें कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अब इससे क्या होता है, उनके अंदर की जिज्ञासा बढ़ती है और जिज्ञासा बढ़ने से वो चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। अब बात आ जाती है क्रिएटिविटी, वही अगर उनको फ्री छोड़ेंगे तो अब ऐसा भी है ना कि कभी कभी घर पे कहीं ऐसा माहौल नहीं मिला बच्चे को कि वो बच्चा अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बना पाए, दिखा पाए, दर्शा पाए। कैसे? जैसे कि मान लीजिए घर का माहौल खराब हो, घर में थोड़ा टेंशन चलता रहता हो माँ-बाप के बीच में, तो बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाते हैं, अपने अंदर अपने आप को एकदम सँभाल लेते हैं कि नहीं मैं चुप हूँ, शांत हूँ। तो ऐसे जो शांत बच्चे होते हैं, कई बार उनको देखा गया है क्लासरूम्स में कि वो बच्चे बहुत अच्छे मतलब ड्राइंग्स करते हैं, वो बच्चे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी कविताएँ लिखते हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स खुद फ्रेम कर पाते हैं। तो ऐसी जो क्यूरियोसिटी है, ऐसी जो एक क्रिएटिविटी है, उनको क्या है उभार कर लाना है और यही एनसीएफ हमारा बोलता है और यही चीज़ हमारी क्या करती है, साइंस की एजुकेशन क्या है मदद करती है बच्चे को एक्सप्लोर करने में, क्रिएटिव बनने में, क्यूरियस बनने में। अब बात कर लेते हैं कांसेप्ट। हाँ, फिर वही सेम चीज़ है कि उनके जो कांसेप्ट्स हैं, वो रियल लाइफ में वो यूज़ कर सकें जो वो क्लासरूम में सीख रहे हैं। ठीक है? ये सब पॉइंट्स मैं क्लियर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की कि आपके उद्देश्य क्या है कि साइंस की एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहली बात है कि साइंस क्या है, एक तरह की प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया कैसे कि अगर एक लॉ बना तो वो लॉ बनने के पीछे पिछले कितने उसके एक्सपेरिमेंट्स हुए, कितनी उसकी हाइपोथेसिस हुई होगी, कितनी परिकल्पनाएं हुई होंगी, कितनी उसके मतलब उसके पीछे कितनी सोच होगी हर एक साइंटिस्ट की या उसके पूरे ग्रुप की, तब जाकर एक प्रोसेस को होते हुए जाकर वो एक प्रोडक्ट बना, मतलब एक लॉ बन के आया। तो आपका यही आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि साइंस एज अ प्रोसेस, तो जहां भी आपको टर्म मिल जाए प्रोसेस, प्रोडक्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि कोई एक प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप इसको आप समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज अगर बन रही है तो वो क्या है एक रिजल्ट की तरफ आ रही है और वो एक रिजल्ट क्या हो गया आपका एक साइंस की थ्योरी, लॉ, कंसेप्ट। तो ये क्या जनरलाइज थिंग आ गई, उसके वो किससे आई, आप स्टेप बाय स्टेप जब आपने एक कोई प्रक्रिया करी, ठीक है, तो आपका क्या हो गया एक प्रोडक्ट आ गया। और ये किससे पॉसिबल हुआ, जब आपने बहुत अच्छे सोचने की आपके अंदर क्षमता आई। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं मतलब प्रक्रिया है, उत्पाद है और सोचने का तरीका है। फिर बात कर लेते हैं कि साइंस के जो मैंने लिखा है कि लर्न साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, लॉज, थ्योरीज। तो इससे ये मतलब नहीं है कि बच्चे को रट्टू तोता बनाना है, इससे ये मतलब है कि बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देना है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है कि बच्चे उस लॉ को, उस उनके कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को समझ पाए लर्निंग बाय डूइंग करके। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं कि टेंटेटिव नेचर। अब साइंस क्या है आपका, टेंटेटिव है, अस्थायी है। इसका मतलब साइंस क्या है, हमेशा बदलता रहता है। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव के अंदर, उद्देश्य के अंदर आ गया। अब इंटर रिलेशनशिप ऑफ साइंस विद टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कि साइंस का क्या है एक प्रौद्योगिकी और समाज के साथ क्या है एक रिलेशनशिप है। ये एक रिलेशनशिप बनाता है साइंस, प्रौद्योगिकी और समाज के साथ। और इसके लिए क्या है कि जो साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है समाज में, तो उससे क्या होगा, उससे उसका फर्दर क्या है एडवांसमेंट होगा और सोसाइटी को उसको हेल्प करेगी। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि साइंस किस तरीके से आपका डेवलप कर रहा है और उस डेवलपमेंट को किस तरीके से सोसाइटी में उसका हेल्प मिल रहा है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया साइंस का। अब बात कर लेते हैं एम्पेरिकल ऑब्जेक्टिव, मतलब अनुभव जन्य। तो ये अनुभव जन्य का मतलब हो गया कि आपका जो भी अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार आपने साइंस में जो भी आपने कॉन्सेप्ट दिया, जो भी आपने लॉज दिए, तो उसको आप बदल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका साइंस एक टेंटेटिव नेचर के अंडर आता है। तो ये सारे टर्म्स अगर आपको मिल जाएं कहीं पे भी, एम्पेरिकल, टेंटेटिव, प्रोसेस, प्रोडक्ट, वे ऑफ थिंकिंग, क्यूरियस, क्यूरियोसिटी, इनोवेशन, तो ये सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव टर्म्स में आ गए और ये सब ऑब्जेक्टिव हो गए।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेचर। तो नेचर ऑफ साइंस, प्रकृति ऑफ साइंस मतलब हो गया तो प्रकृति विज्ञान का। तो ये सभी चीजें आपकी बहुत ज्यादा सिमिलर हैं जो मैंने अभी तक बताई हैं। जरा जल्दी से देख लेते हैं कि साइंस एक एक्सपेक्ट, अच्छा, नेचर बताने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा आसान तरीका बताती हूँ आपको नेचर छांटने के लिए। आप खुद सोचिए कि आप एज अ इंडिविजुअल क्या है, आप एज अ इंडिविजुअल किस चीज में क्रिएटिव है, आप एज अ इंडिविजुअल कैसे ह्यूमन बीइंग है, आप एज अ इंडिविजुअल आपके घर में आपके कैसे व्यवहार है आपके प्रति। तो इसका मतलब जो जो आपके अंदर क्वालिटीज है, नेचर में क्या देखना है, जो जो आपके अंदर क्वालिटीज है वही तो आपका नेचर है। आपको ऐसे ही एग्जाम में छांटना है कि जो भी चीज साइंस की क्वालिटी है, हमको क्वालिटी देखनी है। हमको कोई भी चीज, मैंने क्या बोला, हम सारी चीजें क्या देखेंगे, जो पॉजिटिव टर्म्स है। तो जो जो मेरे अंदर की क्वालिटी है वो क्या है, वो मेरा एक नेचर है। मैं अगर क्लास में आके पढ़ा सकती हूँ, मैं अगर क्लास में 400 बच्चों के आगे आके पढ़ा सकती हूँ, तो ये मेरी क्वालिटी है। मैं अगर डांस कर सकती हूँ, मैं अगर स्पीच दे सकती हूँ, मैं अगर कुछ भी, मतलब कोई भी नया चीज कर सकती हूँ, मैं किचन में अच्छी हूँ, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब मेरी क्वालिटी है। तो इस क्वालिटी से क्या होगी, यही मेरा नेचर है, यही मेरी प्रकृति है। तो साइंस के लिए भी आपको सिर्फ उसकी अच्छी अच्छी चीजें, जितनी अच्छी चीजें आपको आंसर में दिखेंगी वो सारे आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। तो आप देख लीजिए, साइंस इज अ प्रोडक्ट, साइंस इज एक्सपैंडिंग बॉडी, साइंस टेंटेटिव है, वे ऑफ थिंकिंग, प्रोसेस। अब प्रोसेस कैसे है, जैसे कि आपको कोई एक प्रॉब्लम दी गई, उस प्रॉब्लम का क्या किया आपने, आपको एक प्रॉब्लम दी गई कि अच्छा हाँ क्लास में ये हमको इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को, प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं है कि वो ऐसी वाली प्रॉब्लम, मतलब एक साइंस के टर्म्स में दिया बोला जाता है कि कोई भी अगर चीज को हमको उसका रिजल्ट पे पहुंचना है, तो वो जो चीज दी गई वो दिया गया आपको, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। तो आपने क्या किया, एक आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम, फिर उस पर आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई, फिर उसको आपने फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, आपने उस पर परिकल्पनाएं की कुछ, उस परिकल्पना को फिर आपने इवेल्युएट किया फर्दर, और चीजों को किया कि हमको ऐसे भी कर सकते हैं, हम वैसे भी कर सकते हैं। फिर आपने क्या किया, उसके रिजल्ट को वेरीफाई किया, क्या ये रिजल्ट सही भी है कि नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ क्या मेरे रिजल्ट तक मैं पहुंच रहा हूँ कि नहीं। ठीक है। इसके साथ साथ आपने क्या किया, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी कि हाँ ऐसा है। अब वो स्टेटमेंट फिक्स नहीं हो गया, जब तक कि वो फर्दर टेस्टिंग पर नहीं जाएगा, आपका जो जनरलाइज स्टेटमेंट है वो फिक्स नहीं होगा। इसीलिए बोला गया है कि साइंस क्या है, एज अ डायनेमिक है। इसके साथ साथ एक और वर्ड आता है कि साइंस जो है वो बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करता है। इससे दो मतलब हो जाते हैं कि पहला मतलब कि आपके बच्चे को क्यूरियस बनाएगा, जो मैंने भी आपको बताया। साथ ही साथ बच्चे को एक और चीज डेवलप करता है उसके माइंड में, कि बच्चा क्या है, वो ये समझ जाता है कि अब मैं जो भी कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और मेरा रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। तो बच्चा अपने फेलियर के लिए रेडी होता है अगर बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड है, साइंटिफिक टेम्पर है। मतलब अब वो साइंस के प्रति साइंटिस्ट के हिसाब से सोच रहा है कि मैं अपने रिजल्ट में फेल भी तो हो सकता हूँ, वो ऐसे जरूरी थोड़ा है कि मेरा जो मैंने सोचा वो मेरी चीज पूरी ही हो जाए। तो क्या है, एज अ साइंटिस्ट बच्चा सोच रहा है, एज अ लिटिल साइंटिस्ट सोच रहा है, बच्चे के फेलियर्स को भी बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, साइंटिफिक टेम्पर हो गया। आइए फर्दर थोड़ा सा देख लेते हैं जो चीजें बची हैं, उसके बाद हम 5 सेट क्वेश्चन एक साथ करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, रोकिएगा मत। आज की आपकी पेडागोजी पूरी फुल कंफर्म तैयार। चलिए अब देख लेते हैं कि साइंस की वैधता क्या है, वैलिडिटी क्या है, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कॉग्निटिव वैलिडिटी, मतलब संज्ञानात्मक वैधता। संज्ञानात्मक वैधता से मतलब क्या होगा कि आपका बच्चे का जो लेवल है, जो लेवल पे है बच्चा, मीन्स जो उसका एज है, उस एज के हिसाब से बच्चे को चीजों को हमको देना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कॉग्निटिव वैलिडिटी और हिस्टोरिकल वैलिडिटी से, हिस्टोरिकल और कॉग्निटिव से बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ध्यान से एक बार में समझ लेंगे। कॉग्निटिव में उसके दिमाग की बात आई, तो मतलब बच्चे के जितना बच्चे का दिमाग है उस लेवल से बच्चे को पढ़ाना है। इसका मतलब कि अगर बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि का है, थोड़ा बुद्धि उसकी तेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को एकदम हायर लेवल का पढ़ा दो। बच्चे को उसके एज के हिसाब से और साथ ही साथ उसके दिमाग के लेवल के हिसाब से उसको पढ़ाना है। अगर बच्चे को अच्छा नहीं समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, तो उसके मेथड में चेंज आना चाहिए, जिससे कि बच्चे को चीजें समझ आए। तो जहां पर बात आ गई संज्ञान की, तो वो आपका एज अप्रोप्रिएट हो जाएगा, साथ ही साथ आप उसके लेवल, माइंड के लेवल के हिसाब से उसको पढ़ाएंगे। तो आपको कॉग्निटिव वैलिडिटी में आपको यही समझना है। ठीक है। इसके बाद आ जाती है कंटेंट वैलिडिटी, मतलब सामग्री की वैधता। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं डाइजेशन,
ठीक है। और डाइजेशन में हम पढ़ाना है हमको ह्यूमन डाइजेशन, पर हमने पढ़ा दिया किसका, एनिमल का उसका सॉरी, अगर मैं डाइजेशन सिंपल पढ़ाना चाह रही हूँ तो डाइजेशन ह्यूमन का अलग हो जाएगा, पर डाइजेशन अगर ह्यूमन एंड्स है, मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके डाइजेशन थोड़ा डिफरेंस होता है। तो डाइजेशन अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक हो कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को वो समझ आए। अगर मैं ही आपको पेडागोजी में, साइंस पेडागोजी में इंग्लिश पेडागोजी पढ़ा दूंगी तो क्या है, वो कंटेंट को वैलिडिटी, उसकी वैलिडता बता रहा है, उसको कंटेंट को मैं वैलिड के रूप में तो नहीं दे पा रही हूँ। मैं चीज साइंस पढ़ाना चाहती हूँ, पढ़ा इंग्लिश रही हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कंटेंट है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है प्रोसेस, प्रक्रिया वैधता, ये कैसे हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को जिस तरीके से आप समझाएं, बच्चा उसमें एंगेज हो, एंगेज होने के बाद बच्चा उस प्रोसेस को खुद ब खुद समझे, और खुद ब खुद समझने के बाद वो अपने खुद के एक निष्कर्ष के ऊपर निकलेगा। तो वो एक तरह से क्या हो गया, आपका प्रोसेस वैलिडिटी के अंदर आ गया। अब बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल वैलिडिटी। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक चीजें। बच्चे को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि आज वो जो पढ़ रहा है साइंस में, वो पिछला कितना पास्ट में एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, उसके हिसाब से ये बच्चा यहाँ तक इस लेवल पे आज जो वो थ्योरी और लॉ पढ़ रहा है, तो वो उसके हिसाब से कैसे आया। इसके आपको क्वेश्चंस बहुत, अभी मैं जो आपको एमसीक्यूज नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल वैलिडिटी और कॉग्निटिव वैलिडिटी से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो हिस्टोरिकल वैलिडिटी मतलब कि आप बच्चे को जोड़े पुराने तरीके से, जैसे अगर सिल्क की खोज हुई, सिल्क थ्रेड की खोज हुई, तो कैसे वो राजा थे, उन्होंने अपने फार्म में भेजा और कैसे बोला कि एक वहां का जो दरबारी था उसको बोला कि जाकर देखो, जाकर कि ये लीव्स की पत्तियां मेरी यहाँ क्यों खराब हो रही है, माली को बोला। तो फिर माली ने पाया कि वो एक कीड़ा है, उसके ऊपर वो पत्ती को खा रहा है। फिर बाय मिस्टेक वो कीड़ा चाय में गिर गया, तो चाय में गिरने से क्या हो गया, उसका जो व्हाइट व्हाइट सिल्क है वो रह गया और कीड़ा मर गया। तो इससे पता लगा, मतलब एक डेवलपमेंट हुआ, एक इतिहास में, एक पास्ट में एक डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट से वो सिल्क बना। तो ये सब चीजें भी बच्चों को बतानी जरूरी है। बात आती है एथिकल वैलिडिटी की, तो एथिकल वैलिडिटी का हो जाएगा कि आपको बच्चों को मॉरल वैल्यूज से जोड़ना है। आपको बच्चों को डर है कि वो बच्चे क्लास में नहीं बोल रहे हैं, उनको बुलवाना है। फिर आप बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, फिर वो सत्य हो, मतलब वो एक ट्रू चाइल्ड बने। ऐसा नहीं है कि हर समय झूठ बोल रहे हो। तो बच्चों को उससे भी जोड़ना है, साइंस से चीजों को समझाना है, साइंस से रिलेट करके। ठीक है, तो फिर बात आती है एनवायरमेंट वैलिडिटी की। पर्यावरण से वैधता से क्या मतलब है, पर्यावरण वैधता से मतलब है कि बच्चा ने जो सीखा क्लास में, वो रियल लाइफ सिचुएशन में उसको यूज कर पाए। सेम चीज जो मैंने आपको बताई है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस इसमें ये चीज समझनी है कि जो सीखा क्लास में, वो उसको रियल लाइफ सिचुएशन अपने घर पे, अपने आस पड़ोस में, अपने पूरे एनवायरमेंट में उसको समझ पाए, उसको यूज कर पाए। बात कर लेते हैं अब इधर आपके मेथड्स। कुछ रह तो नहीं गया ना इसमें, हाँ हो गया सारे कंप्लीट। मेथड्स, आपके मेथड्स क्या है साइंस टीचिंग के, तो ये मेथड्स मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने सीडीपी में ये सब चीजें पढ़ी हैं। आपको सिर्फ मैं एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, मतलब जो चीज आप खोज विधि के तरफ चलेंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, लेबोरेटरी मेथड हो गया, फिर आपका प्रैक्टिकल मेथड हो गया, फिर और कौन से मेथड हो गए, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, ये सारे क्या है, मेथड्स है साइंस टीचिंग के। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये सीडीपी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां से रिलेट करके आप बता देंगे अगर क्वेश्चन पूछा गया। बात कर लेते हैं इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच की। इंडक्टिव में कि अगर आप कोई, आपने क्या दिया, पहले आपने सिंपल उनको एक्सपेरिमेंट करने दिया, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद वो करने के आगे एक लॉ उन्होंने बनाया। बच्चों ने, मान लीजिए कि कोई एक कंसेप्ट उन्हें सीखना है, तो उस कंसेप्ट के पहले आपने एग्जाम्पल्स दिया, एग्जाम्पल्स के बाद वो कंसेप्ट बनाया, तो वो आपका इंडक्टिव हो गया। डिडक्टिव क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब पहले आपने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन से आप थ्योरी है ओटी, फिर आप क्या करें, थ्योरी था, थ्योरी से ऑब्जर्वेशन पे आ गए। तो मीन्स क्या, डिडक्टिव में आपने पहले उनको लॉ बता दिया, थ्योरी बता दी, फिर ऑब्जर्वेशन करवाया। इसमें क्या है कि और बेस्ट मेथड इंडक्टिव माना जाता है कि पहले बच्चे ऑब्जर्व करें, फिर उसकी थ्योरी या रिजल्ट पे पहुंचे। फिर बात असेसमेंट और इवैल्यूएशन की है, ये सब मैं नहीं बताने वाली, ये आप ऑलरेडी सीडीपी में पढ़ चुके हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट किसमें आता है, तो ये सब एज असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो ये सब आप वहां से प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं 5 सेट ऑफ अब प्रीवियस कर ईयर लेते हैं हम क्वेश्चन। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला सेट जो हम करने जा रहे हैं ये हमारा है 29 दिसंबर 2022 का पेपर। तो इसके 10 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही 5
4 सेट और हैं, इनके भी करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सपर्ट एक्सपर्ट फ्रॉम क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर फॉरेस्ट एंड अवर लाइफ टाइम। आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर का एक दो लाइन दी हुई है, और उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको ये जो दो लाइन दी गई है, इसका आपका उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो ये दो लाइन देख लेते हैं क्या है। बच्चों के गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों ने क्या किया, गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। The children learned about the history of the village. It surprised them that villages and the agricultural fields of that area were created after clearing the forest about 60 years ago. अब इस दो लाइन के हिसाब से इन्होंने पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है साइंस की एजुकेशन में। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, नर्चर द एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एस्थेटिक सेंस और क्रिएटिविटी का तो कोई सेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि इससे कुछ क्रिएटिविटी समझ में आ रही हो। इससे तो मुझे इस दो लाइन से ये समझ में आ रहा है कि कुछ पास्ट से रिलेटेड चीजों को बताया गया है, दर्शाया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं, डेवलप अ हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस। हाँ, तो ये ऑप्शन हो सकता है। क्या ऑप्शन हुआ कि विज्ञान विज्ञान का ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करना। तो ये मेरा बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। फिर नेक्स्ट है, विज्ञान समाज और प्रौद्योगिकी के अंतरपृष्ठ पर मामलों की सराहना करना, कि इसका इतिहास तो जानना ही जानना, साथ में साथ क्या करना है, इसकी सराहना भी करना। तो ये दो ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, विज्ञान ज्ञान को उत्पन्न करने के तरीकों को समझना। तो तरीका नहीं समझना है हमको, क्या है, हमको एक पास्ट की चीज दी हुई है लाइंस में, और उसके हिसाब से उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पूछा गया है। तो आपका ये ऑप्शन जो हो जाएगा, बी और सी दोनों ठीक है, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following process skills does the given activity aims to develop among students? अब आपसे एक एक्टिविटी बताई गई है, और इस एक्टिविटी को कराने के बाद आपका बच्चों में क्या चीज़ों का डेवलपमेंट आप करा सकते हैं। एक सामान्य दिन में आपके द्वारा किए जाने वाली गतिविधि के बारे में आप सोचेंगे। क्या आप ये कह सकते हैं कि किस गतिविधि में सांस लेने की दर सबसे कम होगी और किस में सबसे तेज होगी। तो मतलब एक तरह से एक्टिविटी क्या कराई गई, एक्टिविटी कराई गई आपको ब्रीथिंग से रिलेटेड, आपने बच्चे को कराई, और उस ब्रीथिंग से रिलेटेड आपने उसको बोला कि आपको जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको जांचना है, उसको परखना है, और उस हिसाब से उसको आपको चीज़ों को नोट करना है। फिर आप जैसे तेज टहलते हैं, दौड़ने के बाद के पश्चात आपकी सांस लेने की दर में क्या अंतर आया, तो इसको आप माप रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि आप दौड़ रहे हैं फिर सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप एक ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप उसको मेजर भी कर रहे हैं, नाप भी रहे हैं। तो दो चीजें आप कर रहे हैं। तो क्या इन गतिविधियों के पश्चात आपके परिवार के अन्य सदस्यों का भी सांस लेने की दर समान है। तो आपने क्या किया, मतलब अपनी तो चीज समझी, अपनी तो परिकल्पनाएं बताई, अपनी चीजों को ऑब्जर्व किया, परिकल्पना बनाई, उसको मेजर किया, और साथ ही साथ आपने क्या है, अपने परिवार की चीजों को भी देखा। तो इससे क्या है, इस क्वेश्चन से डू अदर, तो इससे क्या है, इस एक्टिविटी को करने से आपका एम क्या है, इस एक्टिविटी को कराने का एक बच्चे को। तो इससे क्या हो जाएगा, क्या वो प्रिडिक्शन कर रहा है, तो नहीं, प्रिडिक्शन तो वो नहीं कर रहा है। प्रिडिक्शन तो मतलब कोई चीज करने से पहले, तो वो कोई चीज करने से पहले तो नहीं कर रहा है, वो करने के दौरान चीजें कर रहा है। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही हमारा चला गया, भविष्यवाणी वाला। फिर थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, कम्युनिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो संप्रेषण नहीं कर रहा है, ना कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करके अपनी हाइपोथेसिस बना रहा है और चीजों को मेजर कर रहा है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि परिकल्पना कर रहा है, साथ साथ उसका मापन कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23, कंसिडर द फॉलोइंग टेकन फ्रॉम, फिर से एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। अब इसके बाद आपसे नेचर ऑफ साइंस जो है वो पूछा गया है इसमें। तो देख लेते हैं क्या है। तो साइंटिस्ट गैलीलियो थे, उन्होंने वो गए एक चर्च के अंदर बैठे थे, और उन्होंने लैंप को देखा जो कि लटक रहा था, कहाँ से, सीलिंग से, और वो मूव कर रहा था इधर उधर। फिर उनको एक बहुत सरप्राइज लगा कि जो लैंप जो लटक रहा है और ये क्या है, हवा से इधर उधर मूव कर रहा है, तो इसके मूव करने की जो दर है, उसी तरह से उनके जो हाथ की पल्स रेट है, जो हाथ की धड़कन है, वो भी उसी तरह से उतने इंटरवल पे ही वो क्या है, धक धक कर रही है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर गैलीलियो आए, एक्सपेरिमेंट विद अदर वेरियस पेंडुलम्स, मतलब उन्होंने वहां तो ऑब्जर्व किया ही किया चर्च में, फिर वो आए, उन्होंने दूसरी जगह पे भी ऑब्जर्व किया।
तो दूसरी जगह पे उन्होंने तरह-तरह के पेंडुलम्स को यूज़ किया और उसका ऑब्जर्वेशन किया। अब उन्होंने इसका मतलब क्या था, उन्होंने पहले भी ऑब्जर्व किया, फिर आगे ऑब्जर्व किया, मतलब वो उनका ऑब्जर्वेशन अभी चल रहा है। फिर हिज ऑब्जर्वेशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। अब इसके बाद इनका डेवलपमेंट क्या हो गया, पेंडुलम क्लॉक का हो गया। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। फिर उन्होंने वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस का भी जो है वो डेवलपमेंट किया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब इससे क्या समझ में आता है कि नेचर ऑफ साइंस क्या है। तो नेचर, इससे आप क्या समझ सकते हैं? चलो एक बार हिंदी में देख लेते हैं, फिर हम इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। तो सेम चीज़ है कि गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे, वह देख रहे थे कि जंजीर द्वारा लटका हुआ लैंप दूसरी धीमी गति से चल रहा है, और यह पाकर आश्चर्य हुआ कि दोलन का पूरा करने का अंतराल उनकी नफ्स के की संख्या हर बार समान होती है। तो गैलीलियो के परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ उन्होंने प्रयोग किया। फिर उन्होंने पाया कि दी गई लंबाई का लोलक सदैव का दोलन पूरा करने का समान समय होता है। इस प्रेक्षण को लोलक युक्त घड़ियों के किस विकास के साथ उसको लिया गया। अब देखते हैं कि इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। मतलब कि कुछ उन्होंने डेवलपमेंट किए जो कि उनकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से थे। तो साइंस इज अ टेंटेटिव, तो इसमें साइंस इज अ टेंटेटिव पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव लाइन है आपकी एज अ नेचर ऑफ साइंस में। पर ये टेंटेटिव नेचर यहाँ नहीं दर्शा रहा है। यहाँ क्या है, आपको संदर्भ के अनुसार अपने नेचर ऑफ साइंस को सेलेक्ट करना होगा। ये बात आप याद रखेंगे। साइंस एक टेंटेटिव नेचर का होता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया है, जिससे कि आप इसको देखें और तुरंत लगा दें ऑप्शन। पर साइंस टेंटेटिव नेचर का है, ये जिस संदर्भ में पूछा जाएगा उस चीज के लिए आपको ये लगाना होगा। अभी क्या है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, अपनी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद गैलीलियो ने एक निष्कर्ष पे निकल रहे हैं। इसका मतलब कि गैलीलियो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उस एक्सपेरिमेंट, तो इसके हिसाब से आपका साइंस जो है, बी वाला ऑप्शन देखते हैं कि साइंस इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस। तो ये बात सही है कि साइंस जो है एक अनुभव के अनुसार आप साइंस को एक नेचर उसका समझ सकते हैं कि साइंस जो है एक अनुभव के आधार पर निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, साइंस इज एडवांस थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट, कि साइंस एक तरह से क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पर निर्भर करती है। तो ये भी बात सत्य है कि वो इमेजिन ही तो कर रहे थे सब चीज़ों को कि ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। फिर साइंस इज ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू और न्यूट्रल, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी और सी सही उत्तर होगा। तो आपका चयन जो उत्तर का होगा वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द फॉलोइंग एक्सपर्ट इलस्ट्रेट अबाउट साइंस। अब आपको फिर से एक चीज दी हुई है, अब इससे फिर से आपसे पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं हम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने ब्रेक लिया अपने लैब से, और वो कहाँ गए, वो हॉलिडे पे गए। और वो उससे पहले काम क्या कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकल पे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अपना। जब वो वापस लौटते हैं तो उन्होंने पाया कि एक पेट्री डिश है, एक ऐसी प्लेट सी होती है ट्रांसपेरेंट जिस पे काम किया जाता है। इन्होंने पाया कि वो भूल गए उसको कवर करना, और उस पे देखा कि ब्लू ब्लू ग्रीन मोल्ड जो है वो उस पे ग्रो कर गया है। द मोल्ड कंटेन्ड अ पावरफुल एंटीबायोटिक, और मोल्ड के पास जो है वो बहुत ज्यादा एक एंटीबायोटिक पावरफुल है जिसको पेनिसिलिन है, जो कि और अदर हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल है, और वो टॉक्सिक नहीं है, वो ह्यूमंस के लिए वो खराब नहीं है। तो इस पूरी प्रक्रिया से ए, आपको क्या समझ में आता है, आप इस चीजों से आप क्या समझ सकते हैं। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार कि निम्नलिखित उदाहरण विज्ञान के बारे में क्या प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है। तो आपको इसमें क्या दर्शाता है, तो वही बात है कि स्टेफाइलोकोकल पे जांच कर रहे थे, प्रयोगशाला से काम से छुट्टी पे गए थे, अवकाश पे, फिर वापस लौटे तो उन्होंने पेट्री डिश पे को खुला छोड़ दिया था। जब देखा तो उन्होंने नीले हरे रंग का फफूंद पाया गया। उस फफूंद को शक्तिशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मौजूद था, जो कि जीवाणु को नष्ट करने में बहुत सक्षम था, और मानव के लिए वो हानिकारक नहीं था। तो इससे आप इस संदर्भ से आप क्या समझ सकते हैं, तो इस संदर्भ से आप ये समझ सकते हैं कि नियम और सिद्धांत वैज्ञानिक ज्ञान के विकास की केंद्रित भूमिका निभाता है। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। सामान्य और सार्वभौमिक विज्ञान विविधि विद्यमान होती है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। वैज्ञानिक ज्ञान दीर्घकालीन होते हुए भी अनंतिम है, तो ये बात गलत हो जाएगी कि विज्ञान खोज का एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। ये बात सत्य है कि विज्ञान जो है आपका एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस में
आप जिस आप ट्रैक पे चल रहे हैं, हो सकता है कि आपका आउट ऑफ ट्रैक भी आपका कोई रिजल्ट आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप इस ट्रैक पे जा रहे हैं तो आपका रिजल्ट इसी ट्रैक पे मिलेगा। आप जाते-जाते आप कहीं साइड बाय साइड, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते पे ही हमको हमारी मंजिल मिल जाए। पर साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। हम जाते कहीं और हैं और हमारे एक्सपेरिमेंट्स कहीं और मिल जाते हैं। तो आप इंग्लिश में भी देख लीजिए इस चीज़ को कि लॉ एंड थ्योरीज़ प्ले अ सेंट्रल रोल इन डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज। तो लॉज एंड थ्योरीज से आप साइंटिफिक नॉलेज की तरफ डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट से साइंटिफिक लॉज और थ्योरीज को ला सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गई। अ जनरल एंड यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट तो करता है पर इनोवेशन पे नहीं काम करेगा। एक जनरल यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड तो आपने बहुत देखे होंगे, पर आपको एक इनोवेशन, आपको एक नई चीज को खोज करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये जो है ये कारगर नहीं होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। फिर साइंटिफिक नॉलेज इज लॉन्ग लास्टिंग एंड येट टेंटेटिव। लॉन्ग लास्टिंग होती है और टेंटेटिव नेचर की तो होती है, पर लॉन्ग लास्टिंग ऐसा नहीं बोल सकते कि वो जीवन भर चलती ही रहेगी, वो आपकी बदलती भी रहती है। और ये फोर्थ ऑप्शन जो है, जो आपका सही उत्तर है कि साइंटिफिक डिस्कवरी इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस, मतलब एक लीनियर सीधी रेखा नहीं है। ये रेखा आपकी घूम घूम कर भी हो सकती है, इधर उधर भी जा सकती है। तो मतलब आपका साइंस का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत सारे स्टेजों से गुजर कर एक प्रॉपर प्रूफ पे जाकर वो फिक्स होता है। और वो भी फिक्स नहीं होता है, वो भी आपका टेंटेटिव नेचर का ही बन जाता है। ठीक है, इसके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25वें क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक विद्यार्थी के लिए जल की बर्बादी पर विवाद का आयोजन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य के लिए अपेक्षित अधिगम प्रतिफल नहीं है? आपको क्या देखना है? नहीं वाला उत्तर देखना है। अ टीचर वांट्स टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट और वेस्टेज ऑफ वाटर पे डिबेट ऑर्गेनाइज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम? आपका लर्निंग आउटकम देखना है, जो आपका एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब नो वाला देखना है। तो नहीं पे आप पहले ही टिक लगा लेंगे। कॉम्प्रिहेंड वेरियस कॉजेज ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर, जल की बर्बादी के विभिन्न कारणों की समझ। तो ये बात तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई डिबेट कर रहे हैं, इसका मतलब कि बच्चे अब अपनी चीजों को समझ पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं कि जल की बर्बादी के कॉजेस क्या-क्या हो सकते हैं। फिर कम्युनिकेट लॉजिकली देयर व्यू पॉइंट अबाउट वेस्टेज ऑफ वाटर। जल की बर्बादी के बारे में अपने मतों को तर्कसंगत रूप से संप्रेषित करना, तो ये बात भी सही हो जाएगी, ये भी आपको पॉजिटिव पॉइंट में आ गया। फिर बर्बादी के बारे में अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों और अवलोकों को जोड़ना, तो ये बात भी आपकी पॉजिटिव बात में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कम्पीट विद अदर क्लासमेट्स बाय काउंटरिंग। अब जहां ही वर्ड कम्पीट आया वही आपका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। आज का छठा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा आपको जो गलत है वो छांटना है। तो सबसे पहले इन्फेरेंस देख लेते हैं। इन्फेरेंस क्या है? आइडेंटिफाई कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ये जस्ट सेकेंड। तो इन्फेरेंस क्या है? आइडेंटिफाई कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये बात तो सही है कि आप इन्फेरेंस मतलब क्या होता है, एक तरह से निष्कर्ष पे निकलना, कि आप निष्कर्ष पे निकल रहे हैं। क्या कैसे कब निकल रहे हैं निष्कर्ष पे? जब आप कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर कर देख रहे हैं, तब आप जाकर निष्कर्ष पर निकल रहे हैं। तो इस निष्कर्ष पर आप कैसे निकले कि आपने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को देखा, आइडेंटिफाई किया। और वो कैसे आइडेंटिफाई किया? जब आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो ये तो एक निष्कर्ष हो गया, ये करेक्ट उत्तर हो गया। आपको नहीं देखना है। तो आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस यूजिंग लिटमस पेपर, तो ये भी आप ऑब्जर्व करके निष्कर्ष पर निकल रहे, ये भी बात सत्य हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पे, कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है प्लांट्स ऑफ अ फ्लावर। तो ये आप क्या करिए, तो आप क्लासिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ सडन थंडरस्टॉर्म एट नाइट। अब किसी भी कॉजेज को आइडेंटिफाई करना, थंडर स्टॉर्म को, तो ये कॉजेज क्या हो गया, एक तरह से ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि आप कॉजेज देख रहे हैं, आप उसको वर्गीकृत नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप उसका सिर्फ रीजन देख रहे हैं, रीजन खोज रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आएगा, तो आपका यही सही उत्तर हो जाएगा जो आपको गलत वाला छांटना था। फिर ऑब्जर्वेशन में क्या हो जाएगा? नोटिस डिफरेंट शेप ऑफ अ लीफ। तो ये भी क्या है, आप देख कर समझ रहे हैं कि कुछ ऐसी लीफ है, कुछ ऐसी लंबी इस तरह से लीफ है, कुछ इस तरीके से लीफ है। तो मतलब तरह तरह की शेप ऑफ अ लीफ आपने देख कर समझी। डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड्स ऑफ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो ये भी क्या है, आप देख कर समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन वाला देख लेते हैं, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप स्टार्च के टेस्ट को कर देख रहे हैं। फिर एग्जामिन रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑन अ करंट इन अ सर्किट, तो ये भी आप कर देख रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लासिफिकेशन वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी को ही हिंदी में लिखा हुआ है कि वर्गीकरण में पुष्प के भागों को वर्ग की पहचान करना। फिर रात्रि में
ये थंडरस्टॉर्म वाला यही आपका आंसर है, तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर अवलोकन में पत्तियों की विभिन्न आकृतियों पर ध्यान देना, फिर भिन्न आवृत्ति की ध्वनियों पर भेद करना, तो ये अवलोकन हो जाएगा, सत्य है ये। प्रयोग करना, खाद्य स्टार्च का देखना, और परिपथ में धारा प्रभाव में प्रतिरोध का प्रभाव की जांच करना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 27 पे चलते हैं। अ बैटरी इज लाइक अ पंप इन अ वाटर सर्किट। अब आपको क्या है कि मतलब एक चीज का कंपेयर करा है दूसरी चीज के आंसर्स को लेने के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि हिल स्टेशन इज टू शिमला। अगर हिल स्टेशन की बात करी तो ये कहाँ पे है, शिमला में है। ठीक है। ऐसे ही बात कर लेते हैं, प्लेन्स इज टू, प्लेन की बात करी तो ये हो जाएगा, मान लो कोई भी जगह दे दो, मान लो आगरा। तो इसका ये मतलब हो गया कि हिल स्टेशन कहाँ है, शिमला में, ऐसे ही प्लेन्स कहाँ होगा, आगरा में। तो मतलब क्या हो जाएगा, एनालॉजी हो जाएगा ये चीज, जिससे कि एक से कंपेयर करके दूसरे को समझ देना। ठीक है, तो ये आपका एनालॉजी, ये आपका बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए डायरेक्टली आप इसको समझ लें, मतलब अनुरूपता। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट दिया है, अ टीचर शुड टीच द कंसेप्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स एज्यूमिंग स्टूडेंट्स नो नथिंग। तो जैसे ही अगर टीचर ने ऐसा सोचा कि स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता, तो वहीं पे टीचर गलत हो जाएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षक को यह मानकर आधारभूत संकल्पनाओं को पढ़ना शुरू करना चाहिए कि विद्यार्थी को कुछ नहीं आता, विद्यार्थी को कुछ नहीं आता, ये गलत है। विद्यार्थी अपना कुछ ना कुछ तो सीख के आता है घर से। फिर विद्यार्थियों के अंतरदर्शी विचार सदैव त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं होती हैं। तो ये बात भी गलत है कि बच्चे का जो विचार है त्रुटिपूर्ण नहीं होता है। अगर मान लो कोई गलती भी है, तो वो गलती ऐसा नहीं है कि ऐसी गलती है कि आप उसको आगे सराहना ना कर पाए, आप उसको आगे सही ना कर पाए। तो स्टूडेंट इंट्यूटिव आइडियाज आर ऑलवेज मिसकंसेप्शन। तो मिसकंसेप्शन हर समय नहीं होते। जो बच्चे होते हैं उनके भी बहुत अच्छे अच्छे मत होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी उनकी भी बहुत बातें होती है, जिसको भी टीचर्स को हमेशा उनको प्रोत्साहित करना है। तो इसके हिसाब से आपका बोथ स्टेटमेंट वन S1 एंड S2 आर इनकरेक्ट। चलिए 29 क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब आज के 90 क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following is a common alternative conceptions that a teacher is likely to encounter while teaching heat and temperature to grade 7 students? अब ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हीट एंड टेम्परेचर के बारे में कुछ तो नॉलेज होगी, पर कुछ कंसेप्शंस होंगे जो कि कॉमन कंसेप्शंस होंगे जो टीचर को देखना है। तो आइए वो कॉमन कंसेप्शंस देख लेते हैं। पहला है कि कंबल ऊष्मा को रोके रोके रख कर वस्तुओं को गर्म रखती है। तो ये तो आपका मिसकंसेप्शन कंसेप्शन नहीं होगा, क्योंकि ब्लैंकेट्स कीप देम वार्म बाय ट्रैपिंग हीट। ये तो उनको पता है, क्योंकि वो ब्लैंकेट को रोज में मर्रे के टाइम में ओढ़ते हैं जब ठंडी का टाइम होता है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। ये अभी होल्ड पे रखते हैं। फिर कंडक्टर्स गेन एंड लूज हीट, तो ये भी उनको पता है कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो गेन करते हैं, मतलब चालक ऊष्मा को सरलता से अर्जित भी करते हैं और खोते भी हैं। तो ये भी वो जानते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स कौन से होते हैं। फिर हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। तो बच्चे ये भी करके देख चुके होते हैं कि जो वार्म से कूल की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। पर इनका कंसेप्शन और जो कॉमन कंसेप्शन होगा ऑल्टरनेटिव, वो क्या होगा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि तापमान एक सामग्री विशेष का गुण होता है। इसको बच्चा थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगाएगा, इसलिए उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टूडेंट कंसेप्शन इन साइंस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनाओं के बारे में सही है? अब बच्चे जो संकल्पना कर रहे हैं उनके बारे में हमको सही चयन करना है। तो मिसकंसेप्शन रिड्यूस एज स्टूडेंट प्रोग्रेस टू सीनियर क्लासेस। जैसे जैसे विद्यार्थी वरिष्ठ कक्षाओं में जाते हैं, उनकी त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं कम हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं कम हो जाती है सीनियर क्लास में जाकर। कंसेप्शन मिसकंसेप्शंस बढ़ते जाते हैं अगर उनको सही समय पर दूर ना किया जाए। Misconceptions are resistance to change by conventional teaching strategies. ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि परंपरागत शिक्षण रणनीतियों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं परिवर्तन की अवरोधी होती हैं। मतलब अगर आप बच्चों के मिसकंसेप्शन को रिमूव करना चाहते हैं, बच्चों को चाहते हैं कि जो बच्चे अवधारणाएं गलत त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं जो बना कर लेके आए हैं, तो आपको परंपरागत तरीकों को नए शिक्षण तरीकों से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो परंपरागत तरीका है वो एक तरह से रेजिस्ट करते हैं
बच्चों के नए जो बच्चे कंसेप्ट को बना रहे हैं उसको बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सही उत्तरों को दोहराए जा रहे हैं। अब जब उत्तरों को दोहरा ही रहे हैं तो आप रट रहे हैं, तो उसमें मिसकंसेप्शन तो दूर नहीं हो रहा है, तो ये तो उत्तर गलत हो जाएगा। फिर त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं संकल्पनाओं की अधूरी और अपर्याप्त समझ के कारण पैदा होती है। तो ऐसा नहीं है कि अपर्याप्त समझ के कारण पैदा होती है। अगर बच्चा कुछ सोच रहा है तो बच्चा अपने आप से ही कुछ समझ लेता है, उस अपने आप से समझ के कारण उसके मिसकंसेप्शंस अराइज हो जाते हैं। तो मिसकंसेप्शंस का ये मतलब नहीं होता है कि उसको नॉलेज कंप्लीट नहीं दी गई। मिसकंसेप्शंस का मतलब होता है कि बच्चा अपने आप में ही समझ लेता है कि ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसी ही चली आ रही है। जैसे कि छोटा बच्चा है, अगर उसके पीछे अगर वो चल रहा है और उसके पीछे उसकी पीछे परछाई चल रही है, तो उसको घर में बोला, अरे देखो भूत है, भूत है। तो बच्चे ने वो समझ लिया कि अरे ये भूत है, भूत है। तो वो एक उसको एक तरह से उसकी इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं है, पर उसने एक मिसकंसेप्शन, एक त्रुटिपूर्ण अवधारणा बना ली कि अरे मेरे पीछे भूत पड़ गया है, जबकि वो तो उसकी परछाई थी। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये आप गलत उत्तर हो जाएगा और सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से चलते हैं अगले सेट की तरफ। अगला सेट हम करने जा रहे हैं 2 फरवरी का, जो रिसेंट पेपर 2 फरवरी 2023 का। चलिए देख लेते हैं। चलिए ये पेपर हमारा 2 फरवरी का है। इसको करते हैं अच्छे से, और चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अभी ये हमारा सेकंड सेट चल रहा है, तो ये हमारा सेकंड सेट यहाँ से स्टार्ट होता है और अभी हमें 3 सेट्स और करने हैं, तो रुके रहिएगा। आपकी आज पेडागोजी मैं पूरी प्रिपेयर करवा दूंगी, ठीक है। चलिए बस आप विश्वास रखिए और करते रहिए। पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर ऑफ साइंस। अब आपको क्या करना है, आपको साइंस की प्रकृति, विज्ञान की प्रकृति की सही समझ को निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा समुच्चय सही दर्शाता है, आपको सही का चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से। ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो जहां भी वर्ड कंट्रोल्ड आ गया तो ये तो गलत हो जाएगा, कंट्रोल तो कभी नहीं होता। नियंत्रित नियंत्रित प्रयोगों का तो आप प्रयोग नहीं करते हैं, आप अनियंत्रित चीजें करते हैं, मतलब अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स रहते हैं, काफी तरह तरह के वेरिएबल्स यूज करते हैं। व्हेन अ थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इट बिकम्स अ लॉ। आपको क्या बोला गया कि जब भी किसी थ्योरी का बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थन किया जाता है तब वह नियम बन जाता है। व्हेन थ्योरीज हैज बीन सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। तो ऐसा नहीं है कि वो तभी लॉ बनता है, उसको लॉ बनने के लिए जब वो बहुत सारे जगह से टेस्ट होता है, जब वो टेस्ट के बाद पास हो जाता है तब जाकर वो लॉ बनता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। साइंटिफिक आइडियाज आर टेंटेटिव एंड कैन बी मॉडिफाइड और डिसअप्रूव्ड। तो ये बात सत्य है कि जो आपका वैज्ञानिक विचार प्रायोगिक होते हैं और इनको रूपांतरित अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है, तो ये बात सही है। फिर साइंस इज अ क्रिएटिव फील्ड एंड साइंटिस्ट नीड इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र है तथा वैज्ञानिकों को अपने कामों को कार्यान्वित करने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सी और डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 मतलब आज का दूसरा क्वेश्चन इस सेट का। Which of the following can be the objective of doing detailed observation of flower in a grade 7। आप grade 7 के बच्चों को फूलों के बारे में बता रहे हैं, तो कौन से फूलों का विस्तृत अवलोकन करने का उद्देश्य हो सकता है। आपको विस्तृत उनको बताना है, समझाना है, उसका अवलोकन करना है। तो क्या हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, टू आइडेंटिफाई द फ्लावर पार्ट्स। तो ये बात सत्य हो जाएगी कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फूलों के भागों की पहचान करना, तो ये सही बात है कि आप उसको ऑब्जर्व करवा रहे हैं। टू हेल्प इंस्टिल अ सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर प्लांट्स। तो भाई प्लांट के लिए कोई सहानुभूति और भावना नहीं जागृत करनी है, तो ये गलत हो जाएगा। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिनेशन। तो ये बात भी ठीक हो जाएगी कि आप उनको, बच्चों को क्या करें, आप उनको पॉलिनेशन की प्रक्रिया को समझाएं, स्टूडेंट को। फिर परागण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। आप उनको ऑब्जर्व करवा रहे हैं, फिर आप उनको बताएंगे कि यहाँ पे देखो ये आपकी क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ये क्या हो गया, ये आपका एंथर हो गया। तो ये क्या है, आप बता रहे हैं फ्लावर के पार्ट्स को दिखा के, ये इसके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हैं, इधर इधर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर स्टिक हो जाता है, फिर अंदर क्या है, अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो ये सब आप उनको बता रहे हैं, तो ये आप पॉलिनेशन की प्रक्रिया बता रहे हैं, तो ये होगा। टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर्स अराउंड। अब आप बच्चों को
फ्लावर की डाइवर्सिटी बताएँ तो ये भी क्या है, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बात भी सही हो जाएगी। फिर टू ऑब्जर्व जाइलम एंड फ्लोएम, कि बच्चों को जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताना क्लोज़ली। तो जाइलम एंड फ्लोएम तो आप उसको माइक्रोस्कोप में जाकर देखेंगे, तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2 सही, जो कि आपका ए, सी और डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एथिकल वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स, विज्ञान पाठ्यचर्या में नीति परक वैधता का अर्थ क्या है? नीति परक वैधता हमें देखनी है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ अ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री वाले में आ जाएगा, आपका ऐतिहासिक में आ जाएगा। फिर कन्वे सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंटेंट वैलिडिटी में आएगा, है ना, हमने सारी वैलिडिटी पढ़ी है ना अभी। डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट एज पर कॉग्निटिव लेवल ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका कॉग्निटिव वैलिडिटी में आ जाएगा। फिर प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी एक्सेट्रा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यवादिता, वस्तुनिष्ठता आदि मूल्यों को प्रोत्साहित करना। फिर बच्चों को संज्ञानात्मक जहां बात आएगी वो आपकी संज्ञान में आ जाएगी। फिर आपका सही विषय वस्तु का हो जाएगा, तो ये आपका सही विषय कंटेंट वाले में आ जाएगा। फिर संकल्पनाओं के साथ विकसित होती है, कैसे विज्ञान की संकल्पना समय के साथ विकसित होती है, तो ये आपका ऐतिहासिक वाले में आ जाएगा। तो इसके हिसाब से सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। 24th क्वेश्चन है, रौनक वॉज गिवन अ टास्क ऑफ वॉचिंग द मून राइज फ्रॉम हिज टेरिस 15 डे। अब रौनक एक बच्चा है जिसको कार्य दिया गया कि 15 दिन तक अपनी छत पर जाकर उगते हुए सूरज को देखो, उगते हुए चांद को देखो, सॉरी। रौनक द्वारा बनाए गए सही निष्कर्षों को उसके अवलोकन के आधार पर ज्ञात कीजिए। अब उस रौनक ने क्या किया, कुछ अवलोकन, कुछ अपने निष्कर्ष पे आया, तो उसके अवलोकनों को हमको ज्ञात करना है, मतलब उसके जो ऑब्जर्वेशन है उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सूर्यास्त के पश्चात चांद हमेशा पूर्व से निकलता है, मून राइजेस फ्रॉम ईस्ट ऑलवेज आफ्टर सनसेट, तो ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, द टाइम ऑफ मून राइजेस वेरीज फ्रॉम डे टू डे, चांद निकलने का समय दिनों दिन बदलता रहता है, तो ये बात सत्य हो जाएगी। द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम अर्थ इंक्रीजेस आफ्टर न्यू मून डे, इसको हिंदी में देख लेते हैं कि अमावस के पश्चात पृथ्वी में दिखाई पड़ने वाला चांद के प्रदीप भाग का आकार बढ़ता रहता है, तो ये बात आपकी सत्य हो जाएगी। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी हमें ठीक लग रहा है। फिर पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को बाधित करती है, जिसका परिणाम चांद की विभिन्न कलाएं हैं, तो भाई ये ऐसा नहीं होता, ये एक्लिप्स वाला खेल हो जाता है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी और सी हमारा सही उत्तर है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। Tehreem wants to identify conceptual gaps in understanding the topic in her learner of grade 7. तेहरीन कक्षा 7 के अपने शिक्षार्थियों के में एक विषय की समझ में संप्रत्यय रिक्तियों की पहचान करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना इसके लिए सर्वथा उपयुक्त होगी। अब वो क्या करना चाह रही है, वो जो गैप्स हैं, जो लर्निंग गैप्स आ गए हैं उनको जांचना चाह रही है, तो उसके लिए वो क्या कर सकती है, ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल, तो ये बात तो नहीं है, प्रैक्टिकल स्किल को ऑब्जर्व करके लर्निंग गैप नहीं देख सकते। फिर यूजिंग कॉन्सेप्चुअल मैप देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्विज सेशन, तो क्विज सेशन से भी आप गैप्स नहीं देख सकते। बच्चे को बच्चा अगल बगल से पूछ लेगा, बच्चा कुछ भी कर लेगा, बच्चा यस और नो कर देगा, मतलब कोई भी ऑप्शन दे सकता है। गिविंग होमवर्क रेगुलरली तो बिल्कुल गलत है, तो यूजिंग द कंसेप्ट मैप, इसमें क्या होता है, जैसे आपने बोला कि ये मान लो ये फ्लावर है, तो फ्लावर में आपने क्या कर दिया, फ्लावर में बोल दिया ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपने यहाँ पे गैप कर दिया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपको एंथर लिखना था पर आपने गैप लिख दिया, यहाँ पे आपने पूरा पूरा फिलामेंट लिख दिया, तो इससे क्या है, बच्चा जब पूरे मैप को भरेगा तब आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन सी चीज पे वो रुक जा रहा है, रह जा रहा है, तो वो आपका कॉन्सेप्ट मैप हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द व्यूज ऑन ओपन बुक क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट। अब आपको क्या है, ओपन बुक देखिए दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक ओपन एंडेड और एक आपके होते हैं क्लोज एंडेड। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन से मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन और एक आंसर, और ओपन बुक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन और नंबर ऑफ आंसर्स, मतलब बहुत सारे आंसर्स कोई भी बच्चा दे सकता है, मतलब मल्टीपल बच्चे रहेंगे तो मल्टीपल आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, फिर इट एनकरेजेस ऑल स्टूडेंट्स टू रीड ऑल बुक्स थॉरली एंड मेमोराइज देम, भाई यहाँ मेमोराइज आ गया कि पूर्णता से कंठस्थ करने के बाद, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, इट रिड्यूसेस फियर ऑफ असेसमेंट इन स्टूडेंट, तो ये बात सत्य है कि यह विद्यार्थियों में आकलन के भय को कम कर देता है, बात सही हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, इट गिव्स फुल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द बुक, यह विद्यार्थियों को पूर्ण अवसर देते हैं पुस्तक का अन्वेषण करने के लिए।
तो ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो मतलब बी और सी हमारा अभी तक सही चल रहा है। ठीक है, फिर इट डज नॉट हेल्प टू गॉज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, या विद्यार्थियों के संकलात्मक संकल संकल्प संकल्पनात्मक समझ को मापने में सहायता नहीं करती। तो भाई ये गलत हो जाएगा, नहीं नहीं होगा, हाँ होगा। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आपके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 27वां क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम, फिर से एक पैराग्राफ लिया गया। अब ये पैराग्राफ क्या बोलता है कि जो डिस्कवरी है सिल्क की वो की गई और अभी तक ये अननोन है, पर एक चाइनीज लेजेंड थे सी लुंगची, उन्होंने अपने एम्परर हुएंग टी से बोला कि जो ये लीव्स डैमेज हो रही है मलबरी की, जो कि उनके गार्डन में ग्रो होती थी, और तो एम्प्रेस ने ये पता लगाया कि जो व्हाइट वॉर्म्स थे वो मलबरी लीफ को खा रहे थे। फिर उन्होंने नोटिस किया कि वो एक शाइनी कोकून थे, क्योंकि उनका एक्सीडेंटली क्या हो गया था, कोकून एक गिर गया था उनके, चाय वो पी रहे थे तो उसमें गिर गया था। फिर उससे एक थ्रेड ऐसे ऐसे गोल गोल टैंगल गुच्छा जो है थ्रेड का निकला। सिल्क इंडस्ट्री जो चाइना में थी वो क्लोजली वो इस पे ध्यान रख रही थी कि क्या हुआ। तो 100 of years के बाद उन्होंने इस चीज को डेवलप किया। फिर लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। फिर इसीलिए वहां से क्या है, सिल्क रूट बना। तो इस ऑब्जेक्टिव से जो ये हमें पूरी साइंस की कहानी बताई गई, कैसे कैसे सिल्क का डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए क्या है, ये क्या उद्देश्य हमें बताता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग लर्निंग दैट आर फुलफिल्ड बाय इंक्लूडिंग द अबव इन टेक्स्ट बुक। तो ये क्या बता रहा है, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर टू डेवलप अप्रिशिएट हाउ इंसिडेंट्स एंड आइडियाज गिव टू डिस्कवरी, ये बात भी सत्य है। फिर टू डेवलप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, तो ये बात भी सत्य है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। और नेक्स्ट क्या है, थर्ड डी ऑप्शन रही गया हमारा, टू इंक्लूड फन एलिमेंट इन साइंस। तो फन की कोई बात नहीं है, आप लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, आप चीजें अच्छे से समझ रहे हैं, पर फन का क्रिएट नहीं करना है कि फन ही फन होता रहे, आपको चीजों के आंसर पे भी आना है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सही उत्तर हो जाएगा। यही सेम चीज हिंदी में भी दी हुई है, तो आपका इसके मैं ऑप्शंस पढ़ दे रही हूँ। कहानी तो मैंने आपको हिंदी में ही बताई है कि विज्ञान के अध्यापन अधिगम में कौन सा उद्देश्य जिनकी पूर्ति उपयुक्त पाठ्यपुस्तक के में समावेश के साथ होती है, ऐतिहासिक परिदृष्टि के को विकसित करने के लिए। तो आपका ए सही हो जाएगा। फिर यह समझ विकसित करने के लिए कि कैसे घटनाएं विचारे नए वस्तुओं की खोज करती हैं, ये बात भी सत्य है। विज्ञान की साकल्यवादी समग्र समझ को विकसित करना, ये बात भी सत्य होगी। तो इस हिसाब से आपका ए, बी, सी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेड 7 टीचर ऑर्गेनाइजेज अ डिबेट ऑन द टॉपिक डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल हैबिटेट ड्यू टू एंक्रोचमेंट। अब कक्षा 7 के में क्या है, वापस से एक डिबेट हुई, और उस डिबेट में क्या किया कि अतिक्रमण के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक वास का विध्वंस के विषय में विवाद की गई। अब इस कौन सा इस प्रकार की गतिविधि को करने का उद्देश्य नहीं है। अब ध्यान देंगे, नहीं की बात हो रही है। तो हेल्प इन अराइविंग एट वन करेक्ट ओपिनियन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एंक्रोचमेंट, कि आप एक करेक्ट ओपिनियन पे आए। तो बात सही है कि अगर डिबेट हो रही है तो आप एक ओपिनियन पे नहीं आ सकते, आपके पास मल्टीपल ओपिनियंस आते हैं। तो आपका पहला ही उत्तर मेरे हिसाब से सही हो जाएगा कि अतिक्रमण की समस्या के संबंध में सही मत पर पहुंचने में सहायता करना। फिर बिना अवलोकन के भय के बच्चे अपने विचारों को आगे रखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात सत्य है, ये बात आपका सही हो जाएगी। फिर अतिक्रमण पर बच्चों में बहु परिदृश्यों को विकसित करने की सहायता करना, ये बात भी सत्य हो जाएगी। बच्चों में के आकलन में प्रयोग किए जा सकते हैं, बच्चों के आकलन में कैन बी यूज इन असेसमेंट ऑफ चाइल्ड। अब असेसमेंट कैसे चाइल्ड में, कि बच्चा जो है सही से बोल पा रहा है, अपनी बातों को व्यक्त कर पा रहा है, तो ये सब क्या हो गए, उसके असेसमेंट हो गए, एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट हो गए। तो आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 फॉर द अपर प्राइमरी स्टेज करिकुलम। अब अपर प्राइमरी स्टेज करिकुलम के लिए क्या क्या बातें एनसीएफ ने कही, देख सकते। रिलेटिंग साइंस कंसेप्ट टू रियल लाइफ सिचुएशन, बात तो सत्य है। गिविंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, तो ये बात भाई गलत है कि डायरेक्ट उनको कोई भी चीज मत सिखाओ। क्रिएटिंग सिचुएशन फॉर स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, तो ये बात भी सत्य हो जाएगी। डूइंग ओनली एक्सटेंडेड लर्निंग एंड अवॉइडिंग टेक्स्ट बुक, तो भाई टेक्स्ट बुक को अवॉइड नहीं करना है, टेक्स्ट बुक को साथ में लेते हुए एक्सपेरिमेंट्स कराने हैं। तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। इसको हिंदी में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक
प्राथमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रस्तावनाएं हैं। तो क्या प्रस्तावना है? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ विज्ञान संकल्पनाओं को संबंध करना, ये बात सत्य है। फिर प्रत्यक्ष सूचना परिभाषा, ये बात गलत हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियां का सृजन करना जिसमें वे अपना ज्ञान स्वयं बनाए, ये बात सत्य है। केवल अ, विस्तारित अधिगम करना जिसमें ये पाठ्य पुस्तक से बचना, ये बात गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज के सेट नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन कि रीड द स्टेटमेंट एंड गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इक्विटी इन साइंस एजुकेशन मीन्स दैट ऑल चिल्ड्रन, all students regardless of culture, background, ethnicity, general और special needs have equal opportunity to learn quality education। तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी? ये assertion जो दिया है वो आपका ठीक दिया हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन इज टू प्रिपेयर ऑल स्टूडेंट फॉर द मॉडर्न इक्विटेबल सोसाइटी। तो ये बात गलत है कि भाई ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव सही नहीं दिया है, पर इसका जो अभिकथन है वो आपका ठीक दिया गया है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब आर बात तो ठीक कह रहा है पर इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए, ये हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब चलिए हम चलते हैं सेट नंबर 3 की तरफ। तो ये हमारा सेट नंबर 3 है। चलिए जल्दी से करते हैं। अच्छा लग रहा होगा आपको सेशन तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और टाइम इस समय रात का हो रहा है, 2 बज रहा है और रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी। बस आप लोग एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये हमारा पेपर है 10 जनवरी 2023 का। ठीक है, तो ये रिसेंट वाला पेपर है। 10 जनवरी, फिर 11 जनवरी, फिर 20 अगस्त। अभी ये हमारे 3 पेपर बाकी हैं, इसके बाद 2 पेपर बाकी है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। अब पहली बात है कि व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड स्यूडो साइंस। तो साइंस और स्यूडो साइंस के बीच में क्या है, आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो स्यूडो साइंस इज अनपॉपुलर एंड हैज नो फॉलोवर। तो ये बात तो गलत हो जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसी कोई स्टेटमेंट होती ही नहीं है। स्यूडो साइंस जो है पॉपुलर है। ठीक है, स्यूडो साइंस क्या होती है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गई आपकी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी आपकी क्या हो जाएगी, स्यूडो साइंस है। ये क्या है, ये पॉपुलर है। फिर पर एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या एस्ट्रोलॉजी की कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजी, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको आपके बारे में कुछ बताया तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरा एस्ट्रोलॉजर भी वही सेम चीज बताए, या कोई एक साइंटिफिकली वो चीज प्रूव कर पाए। तो इसका मतलब कि इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता है। अपनी चीजों को ये बताते हैं कि ये चीज सत्य है, पर उसका कोई क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गई, एक तरह से स्यूडो साइंस हो गई, कि इसका कोई मतलब कोई फैक्चुअल चीजें तो बताते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा है, ऐसे आपके ग्रह हैं, ये हैं, वो हैं, पर ये एक साइंटिफिक मेथड के लिए इनकम्पैटिबल हो जाती है। तो ये स्यूडो साइंस आपकी साइंस से इसलिए डिफरेंट होती है। ठीक है, फिर स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज आर फॉर्मुलेटेड इन अ मैनर दैट दे कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर इनकरेक्टनेस। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि कृत्रिम विज्ञान के सिद्धांत में इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है कि किसी कि इनकी असत्यता के लिए इनकी जांच नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई चीज असत्य है तो वो उसकी आप जांच नहीं कर सकते। बस वो है कि जो बताया गया बस वो बताया गया, बस बस, और कोई उसमें कोई आप अलग से कुछ उसमें इफ एंड बट नहीं कर सकते। फिर pseudo scientific theories do not typically use scientific terms like force and energy। फिर pseudo science describe facts and makes no predictions। तो ये सब गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर वांटेड टू टीच द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब टीचर क्या है, एक लॉ है फ्लोटेशन का, वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है। तो एक शिक्षिका प्लावन के नियमों का अध्यापन कराना चाहती है। वह पद प्लावन की परिभाषा की व्याख्या से आरंभ करती है और फिर विभिन्न पदार्थों एवं साइजों के 3 वस्तुएं लेती है। वह इन वस्तुओं को जल में भरे एक बड़े कांच के पात्र में एक एक करके डालती है और अपने विद्यार्थियों को यह देखने के लिए कहती है, देखिएगा, वो देखने के लिए कह रही है, कर सभी कुछ वो खुद रही है कि वो क्या हो रहा है। वह संकेत करती है कि जिसमें द्रव्य की वस्तु तैरेगी उसका घनत्व वस्तु के औसत घनत्व से अधिक होगा। तो मतलब सारी चीजें वो फ्लोट कर, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है, और सारे एक्सपेरिमेंट्स वो खुद कर रही है, कि एक्सप्लेन भी कर रही है, साथ ही साथ बच्चों को करके दिखा रही है, पर खुद कर रही है। तो इस हाउ वुड यू इवेल्युएट दिस स्ट्रेटजी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी। आप इस एक जांच आधारित उपागम के दृष्टिकोण से आप इस योजना का आकलन किस प्रकार करेंगे।
तो आप इसका उपागम का किस प्रकार करेंगे कि भाई ये तो एक तरह से इनअप्रोप्रिएट हो गई, तो दिस स्ट्रैटेजी इज अप्रोप्रिएट, तो ये बात गलत हो जाएगी। फिर दिस स्ट्रैटेजी इज इनअप्रोप्रिएट देखते हैं, बिकॉज मोर मटेरियल्स शुड नॉट बी टेकन, तो ये तो बात भाई बिल्कुल गलत है कि साइंस में एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बहुत सारे मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, तो ये तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। द स्ट्रैटेजी इज अप्रोप्रिएट, तो अप्रोप्रिएट तो है ही नहीं, द स्ट्रैटेजी इज इनअप्रोप्रिएट बिकॉज इट इज टू प्रिस्क्रिप्टिव एंड देयर इज नो स्कोप फॉर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि उसने तो सब समझा ही दिया, बच्चों को खुद करने के लिए नहीं प्रोत्साहित किया। तो आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। योजना अनुपयुक्त है क्योंकि यह अधिक आदेशात्मक है और इसमें जांच की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन, मतलब आज का हमारा इस सेट का तीसरा क्वेश्चन। Which of the following is not a suitable indicator for assessing students' ability to think rationally? विद्यार्थियों की बुद्धि संगत चिंतन की योग्यता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से क्या एक उपयुक्त सूचक नहीं है? देखते हैं। स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट क्लियर आर्ग्यूमेंट्स टू डिफरेंशिएट मिथ्स एंड साइंस। विद्यार्थी विज्ञान के मिथकों को पृथक करने के लिए स्पष्ट तर्क प्रतिपादित करते हैं, तो ये बात तो भाई ठीक है कि बच्चे अगर आर्ग्यूमेंट दे पा रहे हैं तो वो उस मिथ्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स रिकॉल रेलिवेंट फॉर्मूला एंड लॉ, जहां भी कोई फिक्स आंसर आ गया वो आपका गलत उत्तर वैसे ही नॉट वाले में हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट वाले में क्या, अगर मैं पढ़ के ये बता दूं कि स्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, तो इसमें क्या है, वो अपनी तर्क वितर्क क्षमता को, थिंकिंग रेशनली को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड एविडेंसेस को, इसमें भी क्या है, बच्चे एक तरह से अपनी चीजों को क्या है लॉजिकली सोच पा रहे हैं, उसकी तार्किक क्षमता को बढ़ रही है बच्चों की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 24वें क्वेश्चन की तरफ। और क्लास 6 टीचर while teaching the topic non-contact force explain the electrostatic force by first introducing the concept of electrostatic charge, electrostatic field। बच्चे क्लास 6 के हैं, देखो कितना कुछ बताती जा रही है टीचर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बता दिया, फील्ड बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलर वैलिडिटीज इज बीइंग वॉलिडेड, मींस आपको कक्षा 6 की शिक्षिका असंपर्कीय बलों का अध्ययन कराते हुए पहले स्थिर वैद्युत व्याख्या, फिर स्थिर वैद्युत आवेश, फिर वैद्युत क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव को समझाती। इस घटना में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या वैधता का उल्लंघन हुआ है? तो क्या हुआ होगा कि मतलब आपके संज्ञान को ही वो गलत रूप से दे रही है क्या, तो इसका मतलब कॉग्निटिव वैलिडिटी का क्या है, उल्लंघन हुआ होगा। अगर हिस्टोरिकल होता तो हिस्टोरिकल में क्या हो जाता, कोई पास्ट से रिलेटेड चीज बताई गई होती। एथिकल में क्या हो जाता कि हमारा जो भी एथिक्स है, जो भी हमारे मतलब हम फ्रीली अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएँ, एक मॉरल वैल्यूज़ हों, फिर सिम्पैथी हो, एम्पैथी हो, तो ये सब एथिकल वैल्यूज़ में आ जाती है। एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा कि जो आपकी क्लास की नॉलेज है, वो आपकी आउटसाइड एनवायरनमेंट में आप यूज़ कर सकें, तो इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब बात कर रहे हैं कि एक टीचर है जो कि बच्चों को क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट करा रही है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ अ मेटेलिक वायर। शी गाइडेड देम टू सेट अप एन एक्सपेरिमेंट ऑन वेरीफाइंग द फैक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो मतलब जिस चीज का वो चेक चेक करवा रही है, उसी चीज को वो क्या कर रही है, उसके कारकों को वो क्या कर रही है, वो चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल कारक है, और बाकी चीजों को, फैक्टर्स को, बाकी कारकों को वो फिक्स कर दे रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट अबाउट द एक्सपेरिमेंट? लेंथ ऑफ अ वायर वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब लेंथ ऑफ द वायर, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाता है, जिसको पहले दो चीज समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, जो कि बदला जा सकता है, मतलब जो कि बदला जा सकता है। और दूसरा चीज क्या हो जाएगा, जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसका टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट आपका हो जाएगा कंट्रोल्ड वेरिएबल। मतलब ये क्या है, इसको आप कांट चेंज। तो ये दो बात से आपके आंसर्स पे आप आ जाएंगे। अब डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो लेंथ ऑफ द वायर वुड बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या है, क्या लेंथ ऑफ द वायर डिपेंडेंट वेरिएबल है? तो नहीं, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल था, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि इसमें रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर टेम्परेचर ऑफ द वायर भी सिलेक्टेड कंट्रोल वेरिएबल, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। फिर लेंथ ऑफ द वायर भी अ कंट्रोल वेरिएबल, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। धातु की लंबाई पर एक निर्भर परिवर्ती होनी चाहिए।
तो ये बात तो गलत है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, धातु की प्रतिरोध एक निर्भर परिवर्ती होनी चाहिए, बात सत्य है। फिर धातु के तापमान का एक नियंत्रित परिवर्ती के रूप में चयन किया जाना चाहिए, बात गलत है। धातु की लंबाई एक नियंत्रित परिवर्ती होनी चाहिए, बात भी आपकी गलत हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 26वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाय अ साइंस टीचर इन हिज और हर क्लास। अब अपनी कक्षा में एक विज्ञान शिक्षिका या शिक्षक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन से एक वांछित प्रथा है, मतलब आपकी जो है डिजायरेबल प्रैक्टिस है। स्ट्रिक्टली डिसअलाउइंग द यूज ऑफ मदर टंग, तो ये बात तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगी कि आप स्ट्रिक्ट हो जाए। मतलब वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रतिपादित करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग सख्ती से मना करना, तो भाई मातृभाषा को तो बोला जाता है कि बच्चे मदर टंग में अच्छे से समझ पाते हैं, तो बच्चे अपने मदर टंग में ही समझें। फिर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू कंसिडर साइंस टीचर एज अ अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ नॉलेज, तो आपको क्या देखना है, डिजायरेबल बताना है। तो अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ नॉलेज, तो ये भी बात गलत है कि विज्ञान के शिक्षकों को ज्ञान का अंतिम अधिकारी समझना है, तो ये बात गलत हो जाएगी। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू फ्रीली डिस्क्राइब देयर एनॉर्मस अंडरस्टैंडिंग टू गिवन फिनोमेना, तो ये आपको खुद ही देख के पॉजिटिव सा ऑप्शन लग रहा होगा, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टीचर एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बाय कंपेयरिंग, अब देखो फिर से आ गया ना कि इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा रही है और कंपेयर कर रही है इट विथ मोर फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब चार्ज के फ्लो को बता रही है और किससे बता रही है, फ्लो ऑफ वाटर से। तो ये क्या हो गया, ये आपका एनालॉजी हो गया, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब उसमें सेम सेम चीजों को एक की तुलना में दूसरी चीज को समझाने की कोशिश कर रही है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी एनालॉगी हो जाएगी, तुल्य रूपता हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 28th क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है कि थ्योरी क्या है आपका, और जस्ट अ सेकेंड, हाँ थ्योरी सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या हो जाएगा, सिद्धांत आपका हो जाएगा थ्योरी अ वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने जो ऑब्जर्वेशन किया उसको आपने क्या करा, एक तरह से उसका सपोर्ट किया, तो वो क्या हो जाएगी, थ्योरी। मतलब अवलोकनों की भली भांति समर्पित व्याख्या, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट परिकल्पना क्या हो जाएगी आपकी, परिकल्पना हो जाएगी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। तो हाइपोथेसिस हो गया आपका टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, मतलब परिकल्पना हुई अनुमानित व्याख्या। अब इसकी बात हो जाएगी वैज्ञानिक नियम, मतलब साइंटिफिक लॉ आपके क्या हो जाएंगे, साइंटिफिक लॉ हो जाएंगे आपके स्टेटमेंट समराइजिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये आप याद रख लें, ये सब पॉइंट्स आप याद रखना पड़ेगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैज्ञानिक नियम क्या हो जाएंगे, परिव परिवर्तियों के मध्य संबंध का संक्षिप्त कथन। ठीक, वैज्ञानिक प्रयोग क्या हो जाएगा आपका, किसी अनुमान की जांच की नियंत्रण विधि। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या, द कंट्रोल मेथड ऑफ टेस्टिंग अ कंजेंचर। ठीक, तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग, आज का 29 मतलब 9वां क्वेश्चन इस सेट का। Which of the following is the most appropriate objective of organizing visit to various places of scientific interest? आपको विजिट के बारे में बताना है कि दे हेल्प इन कनेक्टिंग टेक्स्ट बुक नॉलेज विद रियल वर्ल्ड, तो ये इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन बड़ा अच्छा सा मिल गया कि ये पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को वास्तविक संसार से जोड़ने में सहायता करता है। सही बात है, ये समय में व्यतीत करने में गलत बात हो जाएगा। ये समूह आकलन के लिए आकलन बेकार हो जाएगा। बड़ी कक्षाओं के संचालन के लिए ये बात गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आज का इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not a desirable teaching learning practice to be followed by a science teacher at a middle school? कन्विंस स्टूडेंट दैट अ साइंस सब्जेक्ट इज नॉट मेंट फॉर ऑल, तो यही बात हो जाएगी कि आपको नॉट वाला देखना था। तो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बिगिन योर टीचिंग विद कंसेप्ट दैट आर फेमिलियर टू स्टूडेंट एंड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द अनफेमिलियर वन, ये बात सही हो जाएगी कि अपने अध्यापन की आरंभ उन संप्रत्यों से कीजिए जिसमें विद्यार्थी परिचित है और धीरे धीरे अपरिचित चीजों तक ले जाइए। फिर बच्चों को अनेक विचार सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, बात भी सही हो जाएगी, सब करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको नहीं वाला चयन करना है। स्वीकार कीजिए कि वैज्ञानिक ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, ये बात भी सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारे 3 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, सेशन में बने हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये हेल्प हो रही होगी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन मेरा पूरा पेडागोजी का कैसा लगा। साथ ही साथ अभी हम 2 सेट्स और बचे हैं, तो उसको भी करना नहीं भूलिएगा। अभी 2 सेट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए, तो ये हमारा अब पेपर है, हमारा अब हो गया स्टार्ट, हमारा सेट नंबर 4। देखिए हम सेट नंबर 4 तक पहुंच गए हैं और समय हो रहा है 2:45। सेट नंबर 4 रात का 2:45। ये 11 जनवरी 2023 का पेपर है, ठीक है। चलिए इसके भी हम पेडागोजी के क्वेश्चन जल्दी से निपटा लेते हैं और फिर हमारा एक बच जाएगा सेट। तो क्या है पहला क्वेश्चन, अ क्लास 6 टीचर बिगिंस टू टीच द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय फर्स्ट एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम वैलिडिटीज इज बीइंग वॉलिडेड इन दिस केस। कक्षा 6 की एक शिक्षिका अब क्या बोल रही है, परमाणु बता दे रही है, तत्वों के बारे में बता दे रही है, यौगिकों के बारे में बता दे रही है। तो ये क्या कर रही है, साफ साफ कॉग्निटिव वैलिडिटी को का उल्लंघन कर रही है। अब मैं वापस से इसको नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक वैधता को उल्लंघन वो कर रही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन है आपका ये। तो सबसे पहला देख लेते हैं ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग क्या हो जाएगा, तो ऑब्जर्विंग में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑब्जर्विंग आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ऑब्जर्विंग हो जाएगा। हाइपोथेसाइजिंग हो जाएगा आपका अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट, ये आपका हो जाएगा हाइपोथाइज करना। फिर आपका प्रिडिक्टिंग हो जाएगा। प्रिडिक्टिंग हो जाएगा आपका यूजिंग पैटर्न्स टू एक्सप्लोरेट और टू अनफेमिलियर सिचुएशंस। फिर कम्युनिकेटिंग में क्या हो जाएगा आपका, कम्युनिकेटिंग में होगा आपका डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स यूजिंग ग्राफ एंड टैबलेट्स, इसको याद कर लीजिएगा, ऐसा सच ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। फिर डिजाइनिंग में क्या हो जाएगा, डिजाइनिंग में होगा मेकिंग फंक्शनल मॉडल्स। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। ऑब्जर्विंग में क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग, ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कोई भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मान लो एक मेरे पास ये ब्लॉक है और एक मेरे पास ये सर्किल है। अब मैं इसको ऑब्जर्व करके ही तो समझ सकती हूँ, मतलब दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट है कि एक स्क्वायर शेप हो गया, एक सर्किल में हो गया। तो अब मैं इसको देख के ऑब्जर्व करके ही समझ रही हूँ, मतलब आप आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो मैं इसमें से सिमिलैरिटीज खोज रही हूँ तो वो ऑब्जर्व करके ही खोज पाऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपोथेसाइजिंग, मतलब परिकल्पना करना। अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल और कंसेप्ट, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से मैंने ये बताया कि ये क्या है, ये चपटा है, ये क्या है, ये आपका गोल है, तो इसकी सरफेस फ्लैट है, इसकी सरफेस फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, ठीक है। तो ये मैंने इसको कब बताया, जब मैंने इसकी परिकल्पना कर ली। अब प्रिडिक्टिंग में क्या हो जाएगा, यूजिंग पैटर्न्स टू एक्सप्लोरेट टू अनफैमिलियर सिचुएशंस। अब क्या किया इसमें, प्रिडिक्टिंग में प्रिडिक्ट पहले ही कर लिया, कब, जब हम मुझे अनफेयर सिचुएशन मुझे पता ही नहीं, उससे पहले मैंने उसको प्रिडिक्ट करके बैठ गई। फिर कम्युनिकेटिंग में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेइंग रिजल्ट यूजिंग ग्राफ एंड टैबलेट्स, तो ये क्या है, संप्रेषण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। जब आप ग्राफ और टैबलेट्स के फॉर्म में कोई चीज़ आप ग्राफ के फॉर्म में ग्राफिकली समझाएं तो वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा तरीका हो जाता है। फिर डिजाइनिंग में क्या हो जाएगा, मेकिंग फंक्शनल मॉडल्स, मतलब आप उसके लाइव एग्जांपल्स, लाइव मॉडल्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू टीच हर स्टूडेंट्स अबाउट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस इन प्लांट्स, अ क्लास 8 टीचर बिगिन बाय डिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देन लिस्टिंग द वेरियस फैक्टर्स। पौधे के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की वांछित स्थितियों का अपने विद्यार्थियों को शिक्षण करते हुए कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को परिभाषित करना आरंभ किया। अब देख रहे हैं ना कौन आरंभ कर रहा है, सब टीचर ही कर रही है। और तत्पश्चात प्रकाश संश्लेषण के वांछित विभिन्न कारकों जैसे सूर्य का प्रकाश, जल को सूचीबद्ध किया। तब उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक समूह का प्रयोजन में व्यस्त किया जिसमें उन्होंने आगामी कुछ दिनों तक प्रत्येक कारकों का महत्व स्वयं जांचा। अब वो चीज हर चीज स्वयं कर रही है। फिर जांच आधारित शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से आप इस योजना को किस प्रकार आकलन देंगे। तो वही बात है, एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट वाला क्वेश्चन का आंसर हमें खोजना है। तो पहले बात तो एप्रोप्रिएट वाले ऑप्शन को काट दीजिए, ये एप्रोप्रिएट कट गया। अब दिस स्ट्रेटजी इज इनएप्रोप्रिएट बिकॉज द टीचर शुड हैव एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटो, ये बात भी गलत हो जाएगी। अब वो तो और आगे बढ़ा रहा है, इससे तो केमिकल रिएक्शन बताना चाहिए था पहले। अब फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, द स्ट्रेटजी इज इनअप्रोप्रिएट बिकॉज इट इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड देयर इज नो स्कोप फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन, अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट to investigate the effect of length of a simple pendulum on its time period
अब क्या है, वही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात है। अब सबसे पहले ऑप्शंस को कट कर लेते हैं। टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन इट्स टाइम पीरियड। तो मतलब कि आपको कौन कौन से इसमें उत्तर आपको काटने होंगे, दो देख लीजिए कि आपका लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा इस वाले ऑप्शन में। तो देख लेते हैं, तो टाइम पीरियड आपका डिपेंडेंट, क्योंकि आपको टाइम पीरियड की जांच करनी है और किस किस के हिसाब से, आपके इफेक्ट ऑफ लेंथ से। तो आपका टाइम पीरियड क्या हो गया, डिपेंड, जिस चीज की आप याद रखेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, जिस चीज की आप जांच करते हैं। ठीक है, जिस चीज की आप जांच करते हैं वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि दोलक का आवर्तन काल पर एक निर्भर परिवर्ती होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इन्फेरेंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। All species produce a much larger number of offspring than the number which survive to become adults। कि मतलब सारी स्पीशीज करती हैं बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, सब स्पीशीज तो नहीं करती हैं। फिर प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज देन एनवायरमेंट कैन सपोर्ट लीड टू अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग देम। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मान लो एक ही स्पीशीज, मान लो अगर स्नेक है और स्नेक ही स्नेक पैदा होते चले जाए, पैदा होते चले जाए, पैदा होते चले जाए, तो इससे क्या हो जाएगा कि फूड का जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड वेब पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तरह से एनवायरनमेंट में जो स्ट्रगल होने लगेगा एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के लिए, एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपको सही उत्तर हो जाएगा कि आपको इन्फेरेंस देखना है कि आप इन्फेरेंस कैसे देख रहे हैं, आप निष्कर्ष पे कैसे आ रहे हैं। इस स्टेटमेंट को देख के आप एक निष्कर्ष पर आ रहे हैं कि ये बात सत्य है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी एक्सटेंसिवली इन देयर कैरेक्टरिस्टिक, ये बात गलत हो जाएगी, इसमें कोई इन्फेरेंस नहीं है। इन्फेरेंस मतलब कि कोई आपने ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्व के बाद एक अच्छे से आप कथन पे पहुंचे। फिर पॉपुलेशन ट्रेंड्स टू रिमेन स्टेबल इन साइज, ये बात गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको हिंदी में भी देख लेते हैं। सभी जातियों, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि सभी जातियों व संख्या को जो जीवित रख कर वयस्क बनती है, उन्हें कहीं अधिक संख्या में संतित उत्पन्न करना, ये बात गलत हो जाएगी। किसी जाति की जितनी सं, संत संतति पर्यावरण पोषित न कर सके, उसे अधिक संतति का उत्पन्न होना उनके अस्तित्व के लिए अनेक संघर्ष पैदा करता है, तो बात सत्य हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज इन अ साइंस क्लास। अब आपको क्या है, एक क्या देखना है, आपको उद्देश्य देखना है जो नहीं है। ठीक है, टू एनकरेज स्टूडेंट टू वर्क विद ईच अदर फॉर अ कॉमन गोल, तो ये बात तो सही हो जाएगी कि एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात तो सही है, गलत स्टेटमेंट नहीं है। विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने जहां कंपटीशन क्रिएट कराया वहीं पे क्या है, आपने गलत काम कर दिया, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम वन अनदर, तो ये बात तो सही है कि एक दूसरे से सीखना, तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट, कि बच्चे क्या है, एक तरह से अपना तो भला करें ही, साथ साथ अपने जो साथ में सहपाठी है उसका भी हेल्प करें, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक दूसरे के बच्चे के प्रति। तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पर आपका ऑप्शन देखना था गलत वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन क्या है। Charles Robert Darwin set out and voyage when he was 22 year old। अब चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी बताई गई है कि इन्होंने स्टडी किया अंडरस्टैंडिंग व्हाट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। उन्होंने क्या किया, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की स्टडी करी, और फिर इंग्लैंड गए, वहां पे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और फिर उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई दैट इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। ही वुड हैव बीन एनलाइटेंड बाय मेंडल एक्सपेरिमेंट, बट दीज टू जेंटलमैन डिड नॉट नो ईच अदर। is which of the following understanding about science and scientific activities is supported by above। अब आप इस चीज से क्या समझ सकते हैं कि दो एक्सपेरिमेंट तो दो जेंटलमैन कर रहे थे, पर वो क्या है, मिल नहीं पाए। तो इससे क्या समझ में आ गया कि हाइपोथेसिस आर ऑलवेज फॉर्मड प्रायर टू एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि शेयरिंग ऑफ वर्क अमंग साइंटिस्ट कैन बी बेनिफिशियल। तो इससे समझ में आया कि चीज तो वो भी कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, और ये भी कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो अगर वो साथ में कर रहे होते तो चीजें और अच्छी उभर कर आती। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब प्रयोग वैज्ञानिकों में कार्य साझा करना कभी लाभदायक नहीं हो सकता।
ये देखिए, ये आपका हिंदी में इसका जो आंसर स्टेट सेकंड वाला ऑप्शन है, ये इसमें नहीं लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। पर आपका इंग्लिश के हिसाब से इसको आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि आपको इसमें दिया गया है कि शेयरिंग ऑफ वर्क अमंग साइंटिस्ट कैन बी बेनिफिशियल। तो हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो उसको आप सुधार लेंगे, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू टीच क्लास 6 स्टूडेंट अबाउट द फेज ऑफ मून एंड वेरिंग पोजीशन ऑफ कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई? आप कक्षा 6 के बच्चों को चंद्रमा की कलाएं एवं आकाश के नक्षत्रों के परिवर्तनशील स्थिति के विषय में शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग होगा? एक कक्षा परिचर्चा का आयोजन करना। तो कक्षा परिचर्चा से तो बच्चे क्या है उसके फेजेस ऑफ मून को नहीं जान पाएंगे। फिर विद्यार्थियों को तारामंडल की सैर पे ले जाना, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। आप सिर्फ सैर पे ले जाकर उनको एक दिखा सकते हैं तारामंडल को कि ऐसा ऐसा है, पर आप उससे उनकी चीजों को ज्यादा समझ समझ नहीं हो तो पैदा कर सकते। आप पैदा कब कर सकते हैं, जब आप उनको छोड़ दें कि आप खुद समझो कि इस दिन से लेके इस दिन तक आपको उसको ज्ञात करना है कि कैसे फेज के मुंह से जो मून के फेज है वो चेंज हो रहे हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों को रात्रि आकाश के 2 महीने तक अवलोकन करने के लिए कहना और उनके अवलोकन को लिखने एवं उसकी चर्चा करना। मतलब आस्किंग स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द नाइट स्काई फॉर 2 months एंड रिकॉर्ड एंड डिस्कस देयर ऑब्जर्वेशंस। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29th question. Which of the following can be a suitable indicator for assessing students interest in science? अब बात कर रहे हैं कि कौन सा एक विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक उपयुक्त सूचक है? आप कैसे बच्चों का आकलन कर सकते हैं, तो देखते हैं। मेजर फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग एप्रोप्रिएट apparatus इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस। तो बच्चों को पकड़ा दो नली को, और जो लैब में होती हैं तो उससे क्या है सिर्फ वो जांच लो कि वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत स्ट्रैटेजी हो गई। डिमॉन्स्ट्रेट एन अवेयरनेस अबाउट कंटेम्प्रेरी रिसर्च ट्रेंड्स। तो ये बात आप बच्चों के अंदर देख सकते हैं कि बच्चे रियल में सीखना भी चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं, उनमें कितनी अवेयरनेस है, क्या रिसर्च चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में वो कितना जानते हैं। तो आपका समकालीन अनुसंधान विचारधारा के विषय में बोध प्रदर्शित करना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड बाय साइंस टीचर इन एनकरेजिंग इंक्वायरी ओरिएंटेड लैब वर्क? अब क्या कर रहे हैं कि विज्ञान के शिक्षकों द्वारा अनुसरित जांच अनुभव प्रयोगशाला कार्य में प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक वांछित योजना है? तो क्या हो सकती है? क्लास शुड बिगिन विद डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टास्क बाय टीचर। भाई जहां बाय टीचर आई वो बात गलत हो जाएगी। स्टूडेंट शुड बी हेल्प्ड टू वेरीफाई द प्रिंसिपल दैट हैव बीन टॉट टू देम। तो अब टीचर ही स्टूडेंट शुड बी हेल्प टू वेरीफाई द प्रिंसिपल दैट टॉट टू देम। तो क्या हर समय क्या टीचर ही हेल्प करता रहेगा? तो ये बात भी गलत हो जाएगी। क्लासेस शुड बिगिन बाय पोजिंग प्रॉब्लम। तो ये सही बात है कि आप इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग कर रहे हैं, इंक्वायरी ओरिएंटेड लेबोरेटरी है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के बाद बच्चा क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसके बाद उसकी परिकल्पनाएं करेगा, उसकी हाइपोथेसिस करेगा। उस हाइपोथेसिस को करने के बाद फिर उसको टेस्ट करेगा, हाइपोथेसिस को जो उसने बनाई, फिर उसको वेरीफाई करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा, रिजल्ट देगा। फिर रिजल्ट का क्या होगा, फर्दर रिजल्ट के बाद वो एक जनरल स्टेटमेंट बनाएगा कि ऐसा हुआ था। फिर वो स्टेटमेंट उसकी फर्दर वेरीफाई होगी। तो इस तरीके से आपका साइंटिफिक इंक्वायरी अप्रोच चलती है, ठीक है? तो आपके आज के 30 क्वेश्चन सेट नंबर 4 के कंप्लीट होते हैं। अभी रुकिएगा, आखिरी सेट हमारा बाकी है। इतनी देर तक आप रुके हैं, आप लास्ट में भी रुकिएगा, बस एक सेट और बाकी है, 10 मिनट की बात और है। चलिए अगला सेट भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का सेट नंबर 5 है, और सेट नंबर 5 हमारा ये 20 अगस्त 2023 का है। तो ये हमारा मोस्ट रिसेंट पेपर है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसी पेपर के हिसाब से पेपर अब आपका आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। आपको क्या देखना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसके एक, आपको मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन है मेरे पास और इसका क्या है एक ही आंसर है, तो ये क्या हो गया, क्लोज एंडेड हो गया। और अगर आपका एक क्वेश्चन है और इसके आपके एन नंबर ऑफ आंसर्स हैं, तो ये क्या हो गया, आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। मतलब एक क्वेश्चन और उसके मल्टीपल आंसर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। मानव सेलुलोज को क्या क्यों नहीं पचा सकता? तो इसका तो भाई आंसर सीधा सीधा हो गया, क्योंकि मानव
मानव के पास ऐसी एंजाइम्स नहीं होते, ऐसे बैक्टीरियाज नहीं होते जो कि सेलुलोज को पचा पाए। तो ये का आपका क्या हो गया, सिंपल आंसर हो गया। फिर सेलुलोज किससे बनता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। फिर क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके, तो ये क्या हो गया, तो मानव सेलुलोज को पचा सके, तो बच्चे अब समझ पाएंगे। बच्चे जैसे जो र्यूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके पास प्रॉपर एक सीकम होता है, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है और वो कड का फॉर्मेशन करते हैं, जुगाली करते हैं। तो बच्चे ये सब चीज़ों को रिलेट करके टीचर को बताएँगे कि ये चीज़ें भी तो हो सकती हैं, अगर मानव भी ऐसा करने लगे तो ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, 3 जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द करिकुलर प्रैक्टिसेस करंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल्स। आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधि के संबंध में सही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला ऑप्शन कि साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लासेस। तो ये बात तो भाई गलत हो जाएगी कि प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें तो क्या है कि आपका मैथ्स की बुक और साइंस की बुक, साइंस की जो आपकी ईवीएस है, तो ये आपके प्राथमिक स्तर पर दोनों अलग अलग बुक्स है, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है कि माध्यमिक कक्षाओं में भौतिक, रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। तो ये बात सही है आपका कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक साथ इंटीग्रेटेड साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं। फिर प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह भी पढ़ाया जाता है। तो साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज ईवीएस इन प्राइमरी क्लासेस। तो ये बात भी आपकी सत्य है। तो इसके हिसाब से आपका बी और सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, a group of students is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker। एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें विद्यार्थियों का एक समूह है जो कि एक गतिविधि को में संलग्न है, जिसमें कि बीकर में सामान्य नल में पानी का तापमान उनको मापना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उन्हें आंकने में उपयुक्त संकेतक नहीं है, आपको नहीं देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर टू असेस देम ऑन दिस टास्क। आप उनका क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रैटेजी गलत हो जाएगी, ये आपको चूज करनी है। तो पे ड्यू अटेंशन टू लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मोमीटर। तो ये तो बात ठीक है कि भाई थर्मामीटर के लीस्ट काउंट पे भी ध्यान देना है, न्यूनतम गणना करनी है, तभी उसका टेम्परेचर को आप एग्जैक्ट रूप से माप पाएंगे। इंश्योर दैट थर्मामीटर डज नॉट टच द वॉल्स ऑफ द बीकर। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की। याद करेंगे टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से आपकी होती है 110 डिग्री सेल्सियस तक, और इसके नीचे टच नहीं होना चाहिए, टिल्ट नहीं होना चाहिए, सब इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये बात भी सही हो जाएगी। फिर मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी कि आप उसको, अगर आपको मेजर करना है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेजर करें। वो आपका आपका टैप वाटर है तो कम पे ही मेजर होगा। तो यूज एज अ स्टैंड टू सस्पेंड द थर्मामीटर। तो ये बात भी सही हो जाएगी। तो आपके हिसाब से जो नहीं वाला उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशियो साइंटिफिक इशूज एज जीएम फूड इन स्कूल साइंस करिकुला। निम्नलिखित में से किसको स्कूल विज्ञान पाठ्यचर्चा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य कारण के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। देख लेते हैं। डेवलप एंड आर्ग्यूमेंटल स्किल, तो कैन नॉट की बात है, तो डेवलप एंड आर्ग्यूमेंटल स्किल, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चों में तर्क वितर्क के कौशल को वो क्या विकसित करेगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं, अगर एक सोशियो साइंटिफिक इशू है, मतलब ऐसा समाज और आपके साइंस से रिलेटेड इशू है, जैसे कि जीएम फूड है, तो बच्चे उसमें बताएंगे कि जीएम फूड हमारे लिए किस तरह, बच्चे एक तरह से आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो ये बात ठीक है। हेल्पफुल एंड कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर ऑफ साइंस। अब इससे क्या है, बच्चे विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ भी बनाने में सहायक होंगे कि साइंस की प्रकृति क्या होती है। साइंस की प्रकृति एक तरह से टेंटेटिव है, अगर कोई चीज आप ने डेवलप की है तो उसका मतलब है कि फर्दर डेवलपमेंट भी उसमें पॉसिबल है। फिर डेवलप द कैपेसिटी टू एंगेज इन एविडेंस बेस्ड रीजनिंग। अब बच्चे क्या है, बच्चे अपने एविडेंस बेस्ड रीजनिंग से मतलब ये हो गया कि बच्चों ने जो चीज देखी है उससे बच्चे तर्क लगाकर अपनी बात को अपने दूसरों के सामने रखेंगे। साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करेंगे। फिर हेल्पफुल इन अप्रिशिएटिंग साइंस एज अ डेफिनेट डिसिप्लिन।
एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक होना। जहाँ पे बात आ गई एक डेफिनेट डिसिप्लिन की, तो वो आपका एक नेगेटिव टर्म हो जाएगा, क्योंकि साइंस क्या है आपका एक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करता। इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट इनोवेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होते हैं, जो कि क्या है वास्ट है। और ये एक डेफिनेट नहीं है स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका बहुत फैला हुआ स्ट्रक्चर है, वास्ट स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आईटी फिफ्थ क्वेश्चन। आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन, अभी हमें इसमें देखना क्या है, देख लेते हैं। विच प्रोसेस स्किल इन टीचर एम्फेसाइजिंग इन दिस केस, देख लेते हैं। आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन in organism, class 6, a teacher performed the following activity with her class student. They take 3 test tube and उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए, 1 2 3। दे टेक 3 टेस्ट ट्यूब, 3/4 ऑफ ईच विथ वाटर, और 3/4 इसमें पानी सब में भर दिया, ठीक है। दे द टेस्ट ट्यूब लेबल्ड ए बी और सी इसमें लेबल कर दिया। दे पुट अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए, अब इसमें स्नेल डाला एक में टेस्ट ट्यूब ए में। और वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी, और इसमें क्या कर दिया, एक पौधा डाल दिया। एंड बी एंड सी, एंड इन सी केप्ट अ स्नेल, और इसमें क्या किया, स्नेल भी डाल दिया और प्लांट भी डाल दिया। द टीचर देन आस्क्ड द स्टूडेंट व्हिच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब देखो, सिर्फ डाल दिया और डालने के तुरंत बाद उसको क्या किया, बच्चों से उसने पूछ लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ने अब अपनी पूर्वानुमान लगाया होगा, कुछ अपनी बातें बताई होंगी कि इसमें बच्चे क्या है, मतलब जैसे जैसे ही डाला उसने और वैसे ही उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि किसमें ज्यादा CO2 आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चे अब खुद बताएंगे कि किसमें ज्यादा CO2 देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से इसमें क्या किया, बच्चों ने पूर्व अनुमान लगाया या उसका प्रिडिक्ट किया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज सजेस्टेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको वापस से नहीं है चूज करना है, जस्ट अ सेकेंड। नहीं है, तो दिस आर एन इनअप्रोप्रिएट वैल्यू एडिशन टू चिल्ड्रन रेpertoire ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पलट के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। तो ये बात तो सही है कि ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। विद दीज फॉर्म एन इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ एज स्टूडेंट इवेल्युएशन, जहाँ ही बात आ गई स्टूडेंट के इवेल्युएशन की, वही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार है, तो ये बात गलत हो जाएगी। फिर सम ऑफ दीज रिक्वायर स्टूडेंट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन ऑन देयर ओन। तो ये बात भी सही हो जाएगी कि इसमें कुछ विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने और स्वयं से निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। सम ऑफ दिस इज एनहांस चिल्ड्रन इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट टीचर एंड सोसाइटी एट लास्ट। तो ये बात भी ठीक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो गलत उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्डिनरी नॉट इम्प्लाइड इन कंटेक्स ऑफ कंटेंट वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। आपसे क्या पूछ रहा है, कंटेंट वैलिडिटी की बात हो रही है। तो देख लेते हैं कि द कंटेंट इज अपडेटेड। कंटेंट क्या होना चाहिए, सामग्री उद्यतन होनी चाहिए। फिर कंसेप्ट आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि कंसेप्ट जो होना चाहिए वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। द कंसेप्ट आर ट्राइवलाइज्ड फ्रॉम सम लर्नर्स, कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है, तो ये बात गलत हो जाएगी। फिर कंटेंट इज अपडेटेड, सामग्री आपकी अपडेटेड है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रैशनल फॉर टीम टीचिंग। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तारकधार के रूप में शामिल किया गया है। तो इट इज इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर लार्ज प्राइस क्लासरूम। तो क्या ये बड़े बड़े क्लासरूम होंगे तभी टीम टीचिंग को डाला जाएगा, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टाइज। तो हाँ, ये बात ठीक है कि तरह तरह के बच्चे एक साथ मिलकर चीजों को जब समझेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, टीम टीचिंग, जो कि बहुत अच्छी एक टीचिंग मानी जाती है। इट मेक्स टास्क असेसमेंट ईजियर, असेसमेंट कोई ईजी नहीं बनाएगी। इट इज हेल्पफुल इंक्रीजिंग द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो क्या करेगी, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। अभी तक आपने यहाँ तक बैठे थे, आप
आपका अब प्रिपेयर हो ही गया होगा सारा कुछ। Which of the following would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation in spherical mirror? अब बच्चों को आपको spherical mirrors के बारे में इमेज का फॉर्मेशन कराना सिखाना है, तो वो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी जो है मोस्ट सुटेबल है, आपको सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी जो बतानी है। हाँ, विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने को कहा जाए। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व देयर इमेजेस एट वेरियस पोजीशन इन प्लेन मिरर, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। आपको क्या है, स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, तो वैसे ही गलत हो जाएगी। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्ले विद शाइनी स्टील स्पून एंड ऑब्जर्व देयर इमेजेस, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाए, ये बात आपकी सत्य हो जाएगी। स्टूडेंट आर एक्सप्लेन एंड लॉ, जहां भी आपने खुद बता दिया तो वो तो वैसी चीज गलत हो जाएगी। स्टूडेंट आर एक्सप्लेन फिर गलत हो जाएगी, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द स्टूडेंट? गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू द चाइल्ड। आपको मैंने बताया था गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू द चाइल्ड मतलब बच्चे के प्रति सत्य हो, है ना। तो इसमें क्या होगा, चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस के प्रति। नॉट पूछा गया है, ठीक है। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस, तो ये बात तो सत्य है कि विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, बात सत्य है। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन चाइल्ड एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये बात भी सत्य हो जाएगी कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण के बीच में कड़ी बना पाए। फिर साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन इन द स्कूल, जहां वर्ड डिसिप्लिन आ गया वो आपका क्या हो गया, क्लोज एंड चीजों में आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रतिष्ठित करना चाहती है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर साइंस क्लासरूम प्रैक्टिसेस शुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, तो ये बात भी सत्य है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ आपके कंटेंट प्लस आपके 5 सेट पी वाई क्यूज, 5 सेट पी वाई क्यूज हमने का साथ में करे हैं सॉल्व, 5 सेट पी वाई क्यूज। आप ये जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको इससे कितनी हेल्प हुई। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी, आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।